हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लू फैंग के वहां से जाने के बाद ही फिंगो गेट को अच्छे से बंद कर देता है और हंसते हुए बोलता है, सच में वो लड़का कितना बड़ा बेवकूफ है, उसने यहाँ पे मेरी बात पर भरोसा कैसे कर लिया। और भले ये टोकन उसका था पर ये टोकन मेरा होने वाला है। मैं किसी फॉर्मेशन मास्टर की हेल्प से इसके अंदर अपना ऑरा इंसर्ट कर दूंगा और एक बार मेरा ऑरा इस टोकन के अंदर चला गया उसके बाद कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा क्योंकि उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है। मुझे लग रहा है अब मैं प्रमोट होकर डायरेक्ट अर्थ रैंक का डीमन सॉर्सर बन जाऊंगा। और अभी ही फिंगो ये सब बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते ही फिंगो खिड़की पे आता है। लू फैंग बोलता है, ही फिंगुआ आखिर तुम अब किस बात से खुश हो रहे हो। ही फिंगुआ अभी भी काफी ज्यादा शांत होने का ट्राई कर रहा होता है और लू फैंग से पूछता आखिर तुम्हें क्या चाहिए। वही ही फिंगुआ मन में सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि लू फैंग ने मेरा प्लान सुन लिया। अभी तक इस टोकन के अंदर मेरा ऑरा गया नहीं है और अगर इस टाइम में मेरा प्लान बाहर आ जाता है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी लू फैंग बोलता है, मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे अपना टोकन लेना भूल गया था। लू फैंग के मुंह से टोकन का नाम सुनते ही फिंगो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो बोलता है अभी तुम्हारा रिवॉर्ड लेना बाकी है, तुम अभी इस टोकन को मेरे पास से नहीं ले जा सकते। ये जो मैटर ये 7 डीमन जनरल से रिलेटेड है तो मुझे इस मैटर के लिए हेवन रैंक के डीमन सॉर्सर मास्टर ली से मिलना पड़ेगा। तो वहीं तुम्हारी जो रैंक है तुम पर्सनली जाकर उनसे नहीं मिल पाओगे। तभी लू फैंग बोलता तो आप एक काम करना, जब भी आप मास्टर ली से मिलने जाओ तो मुझे अपने साथ में लेके चल जाना। तभी लू फैंग जैसे ही अपने टोकन को लेने वाला होता है ही फिंगो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, लू फैंग तुम यहाँ चले जाओ, मुझे इस बात को डीमन कैचिंग ब्यूरो को बताना है और इस चीज के अंदर मैं बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकता, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी लू फैंग अपना हाथ दबाते हुए बोलता है, ही फिंगुआ क्या तुम पक्का मुझे मेरा टोकन वापस नहीं करने वाले। तुमने यहाँ पे जो भी चीज बोली वो सब का सब मैंने सुन लिया है और यहाँ तक मैंने ये भी सुन लिया कि तुम अर्थ रैंक के डीमन सॉर्सर पे प्रमोट होने वाले हो। ही फिंग और लू फैंग ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और उसके बाद लू फैंग को बोलता है, अगर तुमने मेरी बात सुन भी ली है तो आखिर से क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे कोई भी तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करने वाला, तो इसीलिए तुम इस सिचुएशन को समझ जाओ और चुपचाप से मुझे क्रेडिट लेने दो। तभी अचानक से लू फैंग अपने पास से एक लाउड स्पीकर निकालता है और जोर जोर से बोलने लगता है, प्लीज यहाँ पे कोई आ जाओ, ही फिंगो मेरा क्रेडिट चुराना चाहता है। तभी ही फिंगो जब देखता है कि लू फैंग यहाँ पे पूरे डीमन कैचिंग ब्यूरो को बुला लेगा तो वो उसके मुंह के अंदर पेपर घुसेड़ देता है जिससे कि वो चुप हो जाए। लेकिन लू फैंग यहाँ पे जो भी काम करता है वो उसके अंदर 100% देता है, इसीलिए वो ही फिंगो को हटा के वापस से लाउड स्पीकर से बोलने लगता है। ये सब देखने के बाद ही फिंगो के पास कोई चॉइस नहीं बचती, वो लू फैंग को उसका टोकन वापस कर देता है। ही फिंगो सोच रहा था अभी तक इस टोकन का ऑरा चेंज नहीं किया गया, अगर यहाँ पे डीमन कैचिंग ब्यूरो के लोग आ जाते हैं तो उनको मेरे खिलाफ काफी बड़ा सबूत मिल जाएगा और ना सिर्फ यहाँ पे मेरा अर्थ रैंक का डीमन सॉर्सर बनने का सपना टूट जाएगा बल्कि ये सब पता लगने के बाद मैं मिस्टीरियस रैंक का डीमन सॉर्सर भी नहीं रह पाऊंगा। लेकिन लू फैंग इतने से शांत कहाँ होने वाला था। वो ही फिंगो को बोलता, अगर तुम चाहते कि मैं यहाँ पे चुप रहूं तो तुम्हें मुझे 100 गोल्ड टेल्स देनी होगी। ही फिंगो काफी गुस्से में आते हुए उसको एक बैंक नोट देता है जिसकी वैल्यू 100 टेल्स होती है। तभी लू फैंग उसको मना करते हुए बोलता है, मुझे बैंक नोट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे गोल्ड चाहिए। ही फिंगो बोलता है, तुम्हें 100 गोल्ड टेल चाहिए तो एक काम करो तुम मुझसे वो चुरा लो। लू फैंग स्माइल करते हुए बोलता है, मैं यहाँ पे वही करने तो आया हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ। तभी लू फैंग बोलता है, ही फिंगो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा फ्यूचर ज्यादा जरूरी है या फिर तुम्हारा पैसा। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी जगह पे होता तो मैं पक्का फ्यूचर चुनता क्योंकि पैसा तो मैं वापस कमा लूंगा। ये सुनने के बाद ही फिंगो काफी ज्यादा गुस्से में आता है और सोचता है कि लू फैंग को खत्म करना ही पड़ेगा। वो एक डैगर बाहर निकालता है और लू फैंग को स्टेप करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो यहाँ पे भूल चुका था कि लू फैंग की बॉडी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है तो एक डैगर से वो स्टेप नहीं होने वाली। यहाँ पे ना सिर्फ ही फिंगो अपने अटैक के अंदर फेल हुआ बल्कि लू फैंग उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम मुझे लास्ट टाइम बता दो तुम मुझे 100 गोल्ड टेल दोगे या नहीं। तभी ही फिंगो अपने पास से गोल्ड टेल निकालने लगता है और बोलता है, तुमने मेरे पास से चोरी क्यों नहीं कर लिया। लू फैंग उसके चेस्ट के अंदर काफी ज्यादा पंच मारता है और बोलता है, तो आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ही फिंगो वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करने वाला। लू फैंग ही फिंगो को बोलता है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुमसे और गोल्ड टेल मांगूंगा या नहीं। ही फिंगो लू फैंग की बातों से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वहीं पे जमीन पे गिर जाता है और वहाँ पे ही फिंगो को जमीन में बेहोश देख के लू फैंग सोच रहा होता है, ये बंदा यहाँ पे एक जोक भी सहन नहीं कर सकता, सच में कितना बड़ा बेवकूफ बंदा है। अब आगे जाके मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ क्या करने वाला है, क्या ये अपने सुपीरियर की हेल्प से मेरे को मारने ट्राई करेगा। लू फैंग बोलता चाहे जो भी करे वो सब मैं बाद में देखूंगा, अभी के लिए मैं इसके यहाँ पे बेहोश होने का फायदा उठा लेता हूँ। लू फैंग ही फिंगो की जेब में से बहुत सारी चीजें निकाल लेता है, फिर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, ही फिंगो बेहोश हो गया। और तभी अगले दिन डीमन कैचिंग ब्यूरो के सारे लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि ही फिंगो ने लू फैंग के टोकन को चुराने का ट्राई किया और लू फैंग ने उसको वहीं पे पकड़ लिया और बहुत बुरे से मारा। यहाँ तक कि वहाँ के डार्क ब्यूरो के लोग भी आए थे। लू फैंग डार्क ब्यूरो वालों को डिस्कशन करते हुए देख के काफी सरप्राइज हो रहा होता है। फैटी वैंग लू फैंग को बोलता है कि डीमन कैचिंग ब्यूरो के पास हर जगह स्पाई है और वो सारे स्पाई ना सिर्फ डीमन सॉर्सरर है बल्कि बहुत सारे एजेंट भी है और वो सारे लोग डार्क ब्यूरो के अंदर काम करते हैं, जहाँ पे एक तरफ डीमन सॉर्सरर डीमन को मारने का काम करते हैं, वहीं जो डीमन ब्यूरो होती है वो डीमन सॉर्सरर के लिए नए नए इन्फॉर्मेशन लाने का काम करती है। लू फैंग बोलते हैं डार्क ब्यूरो तो काफी बढ़िया जगह है, यहाँ के लोग के अंदर काफी डिसिप्लिन भी है। लू फैंग बोलते हैं मैंने यहाँ पे ही फिंगो के बारे में न्यूज इसलिए फैलाई ताकि उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो सके, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा दौड़ते हुए आता है और वो बोलता है कि मैं डार्क ब्यूरो से हूँ और आपको यहाँ पे हेवन रैंक के डीमन सॉर्सर मास्टर ली ने बुलाया है।
तो आप प्लीज मेरे साथ चलिए। लू फेंग भी कॉपरेट करते हुए बोलता है फैटी वैंग जू फेंग को बुला के ले आओ, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। तभी हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली कियन के साथ 2 बंदे और बैठे होते हैं। तभी मास्टर ली लू फेंग से बोलते हैं तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा क्राइम किया है, तुम्हें यहाँ पे हम लोगों ने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ये सुनकर लू फेंग काफी शौक आता है और बोलता है मास्टर ली आखिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ली कियन आगे बोलता है मिरर डीमन जो कि 7 डीमन जनरल में से एक है कि वो एनर्जी गैदरिंग रियलम के 4th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के हाथों से कैसे मारा गया। तुम यहाँ पे क्लेम करके तुमने अपनी एक्सटर्नल स्किल की हेल्प से उसको हराया है, लेकिन आखिर कौन सी ऐसी एक्सटर्नल स्किल होती है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है। बहुत सारे ग्रैंड मास्टर जिन्होंने एक्सटर्नल स्किल को मास्टर कर रखा है वो भी मिरर डीमन के हाथों से मारे गए, तो आखिर एक येलो रैंक के डीमन सॉर्सर के लिए करना कैसे पॉसिबल है। अगर तुम्हें सच में ऐसी कोई स्किल आती है तो प्लीज एक्सप्लेन करो ताकि हम भी ऐसी अच्छी स्किल सीख सके। लू फेंग यहाँ पे काफी ज्यादा कॉर्नर्ड फील कर रहा होता है और वो यही सोच रहा था कि मैं यहाँ पे क्या बोलूं। तभी लू फेंग उनको बोलता है मैंने यहाँ पे जो भी बोला वो बिल्कुल सच है, मैंने मिरर डीमन को हराने के लिए अपनी एक्सटर्नल स्किल का यूज किया है। वहीं अपने मन के अंदर लू फेंग अपना नेक्स्ट मूव सोच रहा होता है, क्योंकि वैसे भी अगर वो अपने एनिमी को जानता है तो उसके साथ डील करना काफी आसान होता है। ये सब देखने के बाद ली कियन बोलता है फटाफट से एक्सप्लेन करो कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था। जैसे ही लू फेंग बोलने वाला होता है ली कियन उसको मना कर देता है और बोलते हैं कि सारी स्टोरी फैटी वैंग बताएगा। और वहीं फैटी वैंग जो कि दिखने में काफी बेवकूफ हो लेकिन वो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है, उसे पता है उसे यहाँ पे क्या बोलना था कि लू फेंग को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। स्टोरी बताते हुए बोलते हैं हमारे लू फेंग एक हीरो है, उनकी जो नॉलेज थी वो 7 डीमन जनरल से भी ज्यादा थी। उन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा हिम्मत दिखाई और मिरर डीमन से फाइट करके अपने साथियों को बचा लिया। और फैटी वैंग की स्टोरी के हिसाब से लू फेंग उनके साथियों के लिए एक हीरो है। वहीं लू फेंग सोच रहा था लगता है मैंने फैटी वैंग को काफी ज्यादा मिसजज कर दिया, सच में काफी टैलेंटेड है। हालांकि वहां पे बैठे 2 अर्थ रैंक के डीमन सॉर्सर इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं। उनका कहना ये अगर मिरर डीमन जीतना इतना ही आसान होता तो आज से 2 साल पहले जिन ग्रैंड मास्टर ने एक्सटर्नल स्किल को मास्टर कर रखा था वो आखिर मिरर डीमन के हाथों से क्यों मारे गए। शायद से ये भी हो सकता है कि ये मिरर डीमन और लू फेंग ने हमारे खिलाफ एक प्लान बनाया हो। ली कियन बोलता है ऐसा हो सकता है कि ये मिरर डीमन और ब्लड डीमन सेट वाला प्लान हो। तो मैं यहाँ पे लू फेंग की इनोसेंस को प्रूव करने के लिए उसका फिजिकल एग्जाम लेना चाहूंगा। ली कियन ट्रू एनर्जी रियलम की पावर को अपने फिंगर टिप के ऊपर कंसंट्रेट करता है और अचानक से लू फेंग के सर के अंदर उसको इन्फ्यूज कर देता है और लू फेंग की बॉडी के अंदर ट्रू एनर्जी रियलम के पावर के जाते ही ली कियन उसकी बॉडी को सेंस करने लगता है। ली कियन अपनी आंखें खोलता है और काफी शॉक होता है, उसने कभी नहीं सोचा कि लू फेंग एक साथ इतनी सारी एक्सटर्नल स्किल को मास्टर कर रहा है। ये सब देखते हुए फील कर पा रहा हूँ कि हमारे एरिया का बहुत बड़ा टैलेंट है। इस एग्जाम को लेने के बाद ली कियन बोलता है जो भी लू फेंग बोल रहा है पता नहीं क्यों मुझे सच लग रहा है। तभी उनमें से एक अर्थ रैंक की डीमन सॉर्सर खड़ी होती है और बोलती है कि मुझे एक बात आपने सुपीरियर को ये बात कैसे समझाओगे। ये बात तो मानना बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि येलो रैंक का डीमन सॉर्सर वो कर सकता है जो कि बहुत सारे ग्रैंड मास्टर भी नहीं कर पाए। ली कियन एक्सप्लेन करते हुए बोलता है जो एक्सटर्नल स्किल होती है वो फिजिकल बॉडी के ऊपर फोकस करती है, जो एक्सटर्नल स्किल होती है वो ब्राइट एस्पेक्ट को दिखाती है और वहीं जो सोल स्किल होती है वो डार्क एस्पेक्ट को दिखाती है। और जैसे कि एक्सटर्नल स्किल बॉडी की ब्राइट एनर्जी को बढ़ाता है और वहीं जो मिरर डीमन के डोमेन है वो डार्क है। और ये बात तुमको पहले से पता ही होगी कि डार्क और ब्राइट कभी एक साथ नहीं हो सकते और यही वजह है कि मिरर डीमन लू फेंग की पावर को नहीं झेल पाया और लू फेंग ने अपनी एक्सटर्नल स्किल की हेल्प से मिरर डीमन को हरा दिया। ये सब सुनकर लू फेंग को काफी शांति मिल रही होती है क्योंकि मास्टर ली ने जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी थी वो बिल्कुल सेंस बनाती है। अगर वैसे ही मुझे यहाँ पे बोला जाता तो मुझे कोई और रीजन नहीं सूझता और ये बात इन्होंने इतनी सीरियसली बोली कि मैंने भी इस बात पे भरोसा कर लिया। तभी उनमें से एक अर्थ रैंक का डीमन सॉर्सर खड़ा होता है और बोलता है तो आखिर जिन ग्रैंड मास्टर ने एक्सटर्नल स्किल को मास्टर किया था वो मिरर डीमन को क्यों नहीं हरा पाए। ली कियन उस अर्थ रैंक के डीमन सॉर्सर पे चिल्लाते हुए बोलता है जब भी कोई बंदा ग्रैंड मास्टर रियल में पहुंच जाता है तो उसके बाद इतनी फियर्स एनर्जी होती है कि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। उसको यहाँ पे गोल्डन बेल शील्ड और आयरन क्रोथलो की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सकते तो आखिर तुम ग्रैंड मास्टर रियल में कैसे पहुंचोगे। वहीं अर्थ रैंक का डीमन सॉर्सर ली कियन से माफी मांगता है और उसकी इस प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करने के लिए थैंक यू भी बोलता है। ये देख के लू फेंग काफी ज्यादा खुश होता है, मन में सोच रहा होता है मास्टर ली के पास ऐसे ऐसे लॉजिक है जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन जैसे ही दोनों अर्थ रैंक के डीमन सॉर्सर कन्विंस हो जाते हैं उसी वक्त ली कियन बोलता है लेकिन ये बात मानना काफी मुश्किल होगा कि मिरर डीमन को लू फेंग ने मारा है। ये सुन के लू फेंग काफी शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है क्या यहाँ पे मास्टर ली चीजों को ज्यादा सोच रहे हैं या फिर मेरा कोई माइंड गेम खेल रहे हैं। मास्टर ली अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि जहां तक मुझे पता है मिरर डीमन के बाद डार्क डोमेन को छोड़ के एक और बहुत ही पावरफुल स्किल है जिसका नाम है मिरर इमेज इन्वेजन। ये एक बंदे की स्पीड को पोजेस करते हुए मिरर स्लेव बना देता है और इस चीज से यहाँ पे सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर बच सकता है क्योंकि उसकी सोल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और यही वजह है कि आज से 2 साल पहले मिरर डीमन से फाइट करने के लिए 10 हाफ ग्रैंड मास्टर लेवल को भेजा गया था। लेकिन वही लू फेंग हमारे सामने खड़ा है जो कि बोल रहा है कि उसने यहाँ पे मिरर डीमन को हराया है, तो आखिर वो हमें ये कैसे प्रूव करेगा कि वो मिरर स्लेव नहीं है। ये सुनने के बाद वहाँ का एटमोस्फियर काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। दोनों अर्थ रैंक के डीमन सॉर्सर ली कियन के पीछे वेपन लेके खड़े हो जाते हैं। ये सब देखने के बाद लू फेंग काफी ज्यादा शॉक होता है, सोच रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पे खुद को प्रूव कैसे करे। लू फेंग खुद के बारे में सोच रहा होता है मैं स्टोरीज बनाने में काफी ज्यादा बढ़िया हूँ, तो मैंने आखिर यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन रेडी क्यों नहीं करी। और यहाँ पे उसके पास एक ही तरीका बचने का जो कि है सिस्टम, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी रिवील नहीं कर सकता। और वहीं इन ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट से फाइट करना ये बिल्कुल एक सही तरीका नहीं होगा। लू फेंग सोच रहा होता है वो यहाँ पे उन लोगों को एक्सप्लेनेशन देगा, लेकिन अगर वो एक्सप्लेनेशन फेल हो गई तो वो अपने आप को इन लोगों से फाइट करने के लिए भी रेडी रखेगा। अभी लू फेंग ये सब सोच रहा था तभी उसको याद आता है
कि ली कियान ने अभी सोल पावर के बारे में बात करी, तो क्यों ना मैं भी यहाँ पे खुद को प्रूव करने के लिए सोल पावर की वजह बता दूं। और तभी लू फेंग बोलता है मास्टर ली मुझे नहीं पता मिरर इमेज इन्वेजन क्या होता है, लेकिन हाँ मिरर डीमन ने मेरे ऊपर एक अजीब सा अटैक जरूर किया था जस्ट उसके मरने से पहले। उसने वहाँ पे एक रेप्लिका बनाई जो कि सीधे मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर गई और उस रेप्लिका ने मेरे सोल को खत्म करने का ट्राई किया ताकि वो मेरी बॉडी को ले सके, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने अपने सोल पावर के हेल्थ से उसको मार दिया। वहीं जो फीमेल अर्थ रंग की डीमन सॉर्सर होती है वो लू फेंग की बातों पर भरोसा नहीं कर रही होती, लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं मास्टर ली उसको मना कर देते हैं। मास्टर ली बोलते हैं वो यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं सच, मैं इस बात का पता लगा लूंगा। मास्टर ली अपने सोल पावर को रिलीज करते हुए लू फेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और जैसे ही मास्टर ली की सोल पावर लू फेंग से टकराने वाली होती है, लू फेंग ने सोल पावर को रिलीज कर दिया होता है। उन दोनों के सोल पावर रिलीज होने की वजह से पूरा हॉल सोल पावर से भर जाता है और क्योंकि फैटी फैंग और जूफेन काफी वीक होते हैं इसीलिए उनकी पावर रिलीज करने की वजह से वो लोग दूर जा गिरते हैं। ये सब देखने के बाद मास्टर ली को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होता कि लू फेंग जो कि एनर्जी गैदरिंग लेन के 4th लेवल पे है उसके बाद इतनी सोल पावर कैसे हो सकती है जितनी मेरे पास है, आखिर ये बच्चा किस तरह का मॉन्स्टर है। मास्टर ली अपने एग्रेशन खत्म कर देते हुए बोलते हैं तुम्हारी सोल पावर किसी भी कंडीशन में मेरे से कम नहीं है और वहीं तुम्हारा ऑरा शांत और प्योर है जिसके अंदर बिल्कुल भी डिमोनिक एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस बात पर भरोसा करता कि तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। दोनों अर्थ रंग के डीमन सॉर्सर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि लू फेंग सच में यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा था और वो लोग बोलते हैं अब हम लोग बहुत इजीली कोर्ट के सामने सारी बात रख पाएंगे, तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड भी बहुत इजीली मिल पाएगा। और आखिरकार फिनिश ट्री काउंटी के डीमन कैचिंग ब्यूरो ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया और उन सब में सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास एक ऐसा टैलेंट है जिसके पास एक एवरेज पर्सन से बहुत ही ज्यादा सोल पावर है। और लू फेंग जब देखता कि अर्थ रंग के डीमन सॉर्सर अचानक से इतने चेंज हो गए तो वो अपने मन के अंदर उनके दोगलेपन को क्रिटिसाइज करता है क्योंकि उन दोनों बंदों ने अपने बिहेवियर को इतनी जल्दी चेंज किया जितनी जल्दी आप बुक का पेज भी चेंज नहीं कर सकते। तभी मास्टर ली अनाउंस करते हुए बोलते अब क्योंकि हमारे सामने सारी सच्चाई आ चुकी है इसीलिए हम लोग यहाँ पे लू फेंग को उसका रिवॉर्ड दे सकते हैं। लू फेंग तुम्हें यहाँ पे 1 रैंक प्रमोट किया जाता है और साथ में तुम्हें 1000 गोल्ड टेल्स मिलती है और वही 1 मिलियन मेरिट पॉइंट भी। और ये रिवॉर्ड सिर्फ तुमको डीमन कैचिंग ब्यूरो की तरफ से मिल रहा है। जब हम लोग इस बात को कोर्ट के अंदर पेश करेंगे तो तुम्हें एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलेंगे क्योंकि तुमने बहुत ही यंग एज पे बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। सच में तुम्हारी डेस्टिनी के अंदर बहुत बड़ा होना लिखा है। लू फेंग मन में सोच रहा था सच में मेरी किस्मत काफी अच्छी है। मेरिट पॉइंट ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की इंटरनल करेंसी है, इसको डीमन कैचिंग ब्यूरो के सारी ब्रांचेस में एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आपको मेरिट पॉइंट कमाना है तो आपको डीमंस को मारना पड़ेगा। मेरिट पॉइंट से डीमन कैचिंग ब्यूरो के कंट्रीब्यूशन हॉल के अंदर जाके आप बहुत सारे मेटेरियल भी खरीद सकते हो और अगर उन लोगों के पास कोई आइटम अवेलेबल नहीं होगा तो वो तुमको बाहर से भी खरीद के देंगे। जहां तक मुझे पता है कि नेट रैंक के डीमन को मारने के लिए 1 लाख मेरिट पॉइंट मिलते हैं तो इसका मतलब 1 मिलियन मेरिट पॉइंट 10 डीमन को मारने के बराबर हुए। सच में तो मेरे लिए काफी बढ़िया है। हालांकि अभी लू फेंग खुशी मना ही रहा था तभी फीमेल अर्थ रंग की डीमन सॉर्सर बीच में बोलती है आपको नहीं लगता कि लू फेंग के लिए 1 मिलियन मेरिट पॉइंट बहुत ज्यादा हो गए, तो अभी एनर्जी गैदरिंग डीमन के सिर्फ 4th लेवल पे है। तभी मास्टर ली रिप्लाई करता अगर तुमने यहाँ पे 7 डीमन जनरल में से एक को मारा होता तो तुम लोग का रिवॉर्ड लू फेंग से भी बहुत ज्यादा होता। वो फीमेल अर्थ रंग की डीमन सॉर्सर मास्टर ली से माफी मांगती है और उसके बाद दोनों अर्थ रंग के डीमन सॉर्सर फैटी फैंग और जू फेंग के साथ चले आते हैं। उन दोनों के वहां जाने के बाद मास्टर ली लू फेंग को वार्न करते हैं आज से तुम्हारा नाम पूरी डायनेस्टी के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना फेम के साथ साथ मुसीबत भी साथ में मिलती है, खासकर जब तुम एनर्जी गैदरिंग डीमन के सिर्फ 4th लेवल पे हो तो इसी वजह से लोग तुम्हें काफी हल्के मिलेंगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हालांकि तुम्हारे पास काफी अच्छा फिजिकल और सोल टैलेंट है लेकिन तुम्हारा एनर्जी कल्टिवेशन टैलेंट काफी ज्यादा कम है। इसका मतलब तुम्हारे लिए ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे आप ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंच सकते हो। यहाँ पे तुम पिल तालिस्मान और फॉर्मेशन यूज कर सकते हो अगर तुम्हारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल पावर है जो कि तुम्हारे पास है, और यही वजह कि मैंने तुम्हें यहाँ पे रोक रखा है ताकि मैं तुमसे यहाँ पे पूछ सकूं कि क्या तुम इन रास्तों को चुनना चाहोगे। तभी लू फेंग बोलता है मास्टर ली आपको क्या लगता है कि आखिर मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। मास्टर ली बिना किसी हेजिटेशन के बोलते हैं मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि तुम यहाँ पे पिल के रास्ते को चुनो क्योंकि पिल का रास्ता यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मैं तुम्हें पिल का रास्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है, अगर तुम उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हो तुम्हारा वेल्थ और स्टेटस दोनों ही ग्रैंड मास्टर लेवल से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। यहाँ तक कि तुम्हें ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारा टास्क ये कि तुम्हें जेड ड्रैगन सीक्रेट रियम के अंदर जाना है, वहां से इटर्नल यूथ पिल एम्पर के लिए लेके आनी है और तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे लेकिन सिर्फ एक पिल तुम्हें एम्पर के बरोबर ला सकती है। और जहाँ तक मैं तुम्हें बता दूं हमारे जो एम्पर है उनकी लाइफ एंड होने के कगार पे है और पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने यहाँ पे 3 आदेश निकाले हैं। जो भी यहाँ पे इटर्नल यूथ पिल लेके आएगा उसको यहाँ पे इस एम्पायर के अंदर चांसलर का टाइटल मिलेगा। और अब यहाँ पे लेटेस्ट ऑफर ये निकाला गया है कि जो भी बंदा उस पिल को लेके आएगा उसको यहाँ पे साइड बाय साइड किंग बनने का मौका मिलेगा। साइड बाय साइड किंग बनना इसका आप एम्पर के बरोबर हो गए और ये जो पोजीशन होगी वो इस लैंड की हाईएस्ट पोजीशन भी होगी। लेकिन लू फेंग जानता था कि ये इतना सिंपल नहीं होने वाला, इसीलिए वो मास्टर ली से इसके बारे में डिटेल पूछता है। लू फेंग को पता चलता कि इटर्नल यूथ पिल को 100 साल पहले मास्टर क्यूलोंग ने बनाया था। ये जो मास्टर थे इन्होंने भी कल्टीवेशन के लिए अपने पिल का रास्ता चुना था। एल्केमी के वर्ल्ड के अंदर किसी भी पिल को बेस्ट पिल नहीं कहा सकता, जैसे कि मार्शल आर्टिस्ट को उनके कॉम्बैट के थ्रू जाना जाता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कोई मार्शल आर्टिस्ट अगर पिल का रास्ता चुनता है तो काफी ज्यादा अलग हो जाता है। हर एक एल्केमी मास्टर अलग अलग पिल के अंदर बेस्ट होता है तो इसीलिए उनकी वैल्यू को कंपेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वही मास्टर क्यूलोंग जिन्होंने इटर्नल यूथ पिल को बनाया
उनको पिल किंग के नाम जाना गया। हालांकि ये पिल आपको इटर्नल लाइफ नहीं दे सकती, लेकिन आपकी लाइफ को जरूर बढ़ा सकती है, आपकी एजिंग को रिवर्स कर सकती है और आपकी किस्मत को भी चेंज कर सकती है। लेकिन वही मास्टर क्यूलंग बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर पाते, पर वो एक यंग एज के अंदर ही मारे गए। हालांकि उनके पास भी काफी सारे डिसाइपल थे, लेकिन उनमें से कोई भी डिवाइन एल्केमी को हासिल नहीं कर पाया और वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके मेथड हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसीलिए उन्होंने जेड ड्रैगन सीक्रेट रियलम बनाया। उन्होंने उस रियलम के अंदर अपनी लाइफ का जितना भी काम किया है उन सब के मेथड रखे हैं, चाहे वो पिल के रास्ते के थ्रू कल्टीवेट करना हो या फिर डिवाइन एल्केमी हो। तो इसका मतलब वहाँ पे इटर्नल यूथ पिल होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। और ये जो सीक्रेट रियलम ये 5 साल में एक बार खुलता है। वहीं उस पिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे एरे फॉर्मेशन और चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन उन सब में भी सबसे बड़ी बात तो ये है यंग एल्केमिस्ट जो कि ट्रू एनर्जी रियलम से नीचे होते हैं, सिर्फ वही उनके सक्सेसर बन सकते हैं। और वहीं जेड ड्रैगन सीक्रेट रियलम के खुलने में अभी 1 साल बाकी है। तो इसीलिए मेरा टास्क तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हें सीक्रेट रियलम के अंदर एंटर करना होगा। हालांकि पिछले 100 साल से ये रियलम ऐसे ही खुल रहा है, लेकिन कोई भी इनके इनहेरिटेंस को नहीं ले पाया। और लू फेंग तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास एक चांस है। और वहीं अगर बात की जाए एल्केमी की, तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि एल्केमी पूरी तरह से सोल टैलेंट के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर आपके पास सोल टैलेंट है तो आप बाकी सारी स्किल्स को बहुत जल्दी एक्वायर कर लोगे। तो लू फेंग मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लो, आराम से सोचो फिर मुझे जवाब दो। लू फेंग वहाँ पे सोचता है अगर वो इस चीज के अंदर सक्सेस पा लेता है तो क्योंकि मुझे रिकमेंड करने वाला लीग क्यारिन होगा तो उसको भी काफी सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। और मेरा यहाँ पे ये फायदा है, अगर मुझे सक्सेस मिलती है तो मैं लॉर्ड बन जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे कोई सक्सेस नहीं मिलती तो ये मुझे पेनल्टी नहीं लगेगी। इसीलिए लू फेंग उस टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि लू फेंग का मानना था कि ये उसके लिए काफी अच्छा एडवेंचर होगा, क्योंकि उसके पास यहाँ पे सिस्टम है तो वो इस वर्ल्ड के अंदर बहुत जल्दी इमॉर्टल बन जाएगा। मास्टर ली बोलता ठीक है तो मैं तुम्हारे प्रिपरेशन करता हूँ ताकि तुम यहाँ पे एल्केमी सीख सको, और साथ ही में एल्केमी के लिए तुम्हें फायर एट्रीब्यूट बॉडी को भी कल्टीवेट करना होगा। तभी लू फेंग मास्टर ली को मना कर देता है और बोलता है मास्टर ली आपको यहाँ पे मेरे फायर एट्रीब्यूट बढ़ाने के लिए किसी भी तरह की बिल देने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी अपने फायर मास्टर टैलेंट के मैक्सिमम लेवल पे हूँ। ये बोलने के बाद लू फेंग अपनी वुड किंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, अपने फायर मास्टर टैलेंट का यूज करते हुए एक फायर ड्रैगन बनाता है। ये सब देखने के बाद मास्टर ली कुछ भी नहीं बोलते और सिर्फ लू फेंग को एडमायर करते हैं, क्योंकि लू फेंग के पास यहाँ फिजिकल टैलेंट, सोल टैलेंट और फायर कंट्रोल टैलेंट है। लू फेंग मुझे लगता है तुम्हारे पास कल्टीवेशन छोड़ के बाकी सब कुछ है। ये सुनने के बाद लू फेंग को काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है और बोलता है मास्टर ली आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरी नजरों के अंदर आपकी जो कूल इमेज है वो खत्म हो जाएगी। और जाने से पहले लू फेंग कुछ सोचता है और मास्टर ली से बोलता है कि मुझे यहाँ पे डीमन कैचिंग प्रिजन के फर्स्ट लेवल से लोकस्ट ट्री स्पाइट चाहिए। हालांकि मास्टर ली को समझ में नहीं आता कि लू फेंग को लोकस्ट ट्री स्पाइट क्यों चाहिए, फिर भी वो लू फेंग को इस बात के लिए हाँ कर देते और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। ऐसे लू फेंग उस जगह चला जाता है, वहाँ कॉर्नर से एक शैडो बाहर निकलता है और आके मास्टर ली से बोलता है उस बच्चे ने मुझे नोटिस कर लिया। हालांकि उसने मुझे अपनी सोच से डिटेक्ट नहीं किया, पर उसका एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गया जब मैं यहाँ पे शैडो बन के उसके ऊपर ध्यान रख रहा था। उसने भले मुझे एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, लेकिन मुझे ये बात सेंस हो गई कि उसने मुझे देख लिया है। और मुझे यहाँ पे इस बात पर शक हो रहा है कि उसकी बॉडी के ऊपर किसी और सोल ने कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि उसकी सोल पावर को देख के बिल्कुल भी फील नहीं होता कि वो एक टैलेंट है, बल्कि उसको देख के ये लगता है कि उसको एक स्ट्रॉन्ग मास्टर ने पोजेस कर रखा है। उसकी बॉडी के अंदर कोई भी डिमोनिक ऑरा नहीं है, इसका मतलब जिसने भी उसको पोजेस किया वो एक ह्यूमन ग्रैंड मास्टर है। हालांकि मास्टर ली को इन सब चीजों की टेंशन नहीं होती, वो बोलते अगर लू फेंग को ग्रैंड मास्टर ने पोजेस कर रखा है तो उसके सक्सेस होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मुझे यहाँ पे उससे ये उम्मीद नहीं थी कि उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग फायर कंट्रोल टैलेंट होगा। उसके फायर कंट्रोल टैलेंट को देख के मेरा कॉन्फिडेंस के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इटर्नल यूथ पिल चाहिए। तभी वो शैडो वाला बंदा बोलता क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज तुम्हारे लिए वर्थ होगी? तुम अगर ऐसा करते हो तो पूरा वर्ल्ड तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे सामने एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। ऐसा भी हो सकता है कि इस फ्यूचर के अंदर तुम ग्रैंड मास्टर लेवल को भी सरपास कर दो। लेकिन इससे पहले शैडो वाला बंदा आगे बोल पाता, मास्टर इसको चुप करा देते हैं और बोलते तुम्हें लगता तुम ज्यादा बोल रहे हो, तुम इसी तरह से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। वो जो शैडो होता है वो आगे कुछ भी नहीं बोलता और हाथों हाथ वहां से गायब हो जाता है। तभी हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि वापस अपने घर पे आ गया होता है और लू फेंग सोच रहा होता है मैंने वहाँ पे हॉल के अंदर एक और बंदे को सेंस किया था, वो बंदा कम से कम एक ग्रैंड मास्टर लेवल का एक्सपर्ट होगा, पर मैंने वहाँ पे इसीलिए कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा कि शायद से वो मास्टर ली का सीक्रेट गार्ड हो सकता है। और थोड़ी देर अपने दिमाग में जोर डालने के बाद लू फेंग सोचता है कि जो भी बात वहाँ पे मास्टर ली ने करी वो सब एक ही तरफ जा रही थी कि उसे वहाँ पे मास्टर ली के दिए गए टास्क को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहते थे वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। और साथ में मास्टर ली का इतना ज्यादा अच्छा होना ये भी मुझे काफी अजीब लगा। और जब लू फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता तो वो बोलता ठीक है मैं इस बात को जाने देता हूँ, वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ता है कि मास्टर ली का इंटेंशन क्या है। वैसे भी अभी जेड ड्रैगन सीक्रेट रियलम को खुलने में 1 साल बाकी है और यहाँ पे तो हम लोग एक दिन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो 1 साल तो बहुत दूर की बात है। 1 साल बाद यहाँ पे जो भी टाइम आएगा मैं पक्का से इसको डील कर लूंगा। तभी अचानक से लू फेंग के डोर पे कोई नॉक करता है, वहाँ पे एक बंदा अपने साथ एक बॉक्स लेके आया होता है और वो जो बॉक्स था वो लू फेंग का रिवॉर्ड था। वो बंदा बोलता है क्योंकि मिस्टीरियस रैंक डीमन सोर्सर की जगह ऑलरेडी भरी हुई है, इसीलिए अभी के लिए आप ही फिंगर के असिस्टेंट के तौर पे काम करेंगे, लेकिन आपकी सैलरी मिस्टीरियस रैंक के डीमन सोर्सर के बराबर ही होगी। और
और लू फेंग इस बात से काफी रिलीव्ड होता है कि उसके यहाँ पे पैसे नहीं काटे गए। लू फेंग उसके बाद उस बंदे को बोलता है तुम जाके अपना काम कर सकते हो, अगर यहाँ पे तुम्हें मुझे कुछ और नहीं बोलना तो। और उसके जाने के बाद लू फेंग सोच रहा होता है अगर बात सिर्फ वैकेंसी की है तो वो तो मैं कभी भी खाली कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही फिंगर को मारने मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा गोल्ड आ चुका है तो ही फिंगर कुछ और दिन जी ले तो वही अच्छा रहेगा। उसके बाद वो अपने सारे गोल्ड को अदर डायमेंशनल स्पेस के अंदर रख देता है। लू फेंग सोचता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं तो मेरे को और चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है। लू फेंग सोचता है क्यों ना मैं जाके कॉप चामा को देख के आऊँ, वैसे भी इसको देखे हुए काफी टाइम हो गया और मुझे आखिर देखना भी तो है कि आखिर उसने अपने डांस के पोस्टर में कितनी अच्छी ट्रेनिंग करी है। और वहीं हमें कॉप चामा को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग के कई दिनों तक ना आने की वजह से काफी सैड होती है। जैसे ही लू फेंग उस सेल का डोर खोलता है कॉप चामा फटाफट से लू फेंग गले लग जाती है और वो कॉप चामा लगातार लू फेंग को मास्टर बोल रही होती है। वो अपने शूज बाहर निकालती है और लू फेंग को बोलती है मेरे पैर के अंदर काफी सारी इंजरीज हो गई है, मैं यहाँ पे लगातार काफी दिन से डांस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन तभी लू फेंग उसका पैर पकड़ उसको हवा के अंदर उठा देता है और बोलते हैं झूठ बोलना बंद करो, तुम एक कॉप्स हो और तुम्हें बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता, चलो फटाफट से मुझे दिखाओ तुम्हारी प्रैक्टिस का रिजल्ट क्या रहा। इसके बाद लू फेंग आई डीमन को बोलता है फटाफट से मेरे सामने एक स्टेज लेके आओ और जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट होता है वो सेल अपने आप एक स्टेज के अंदर चेंज हो जाता है। लेकिन लू फेंग को अभी कुछ कमी फील हो रही होती है तो वो कॉप चामा को बोलता है फटाफट से अपने आउटफिट को चेंज कर लो और बिल्कुल वैसे ही डांस करना जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था। कॉप चामा का डांस देखकर म्यूजिक सुनकर लू फेंग को काफी बढ़िया लग रहा होता है और लू फेंग बोलता है तुम्हारा डांस अब पहले जितना बुरा नहीं रहा और सच में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने घर पे वापस आ चुका हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लू फेंग को वहाँ पे नींद आना स्टार्ट हो जाती है, तभी लू फेंग को याद आता है कि वो यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। फटाफट से लोकस्ट ट्री डीमन के पास जाता है और लू फेंग को वहाँ पे देख के लोकस्ट ट्री डीमन काफी सरप्राइज हो जाता है और उसको ग्रीट करते हुए बोलता है मास्टर आपका वेलकम है और मैं आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपको वुड किंग स्वॉर्ड मिल गई। तभी लू फेंग स्माइल करता है और बोलता है मैं भी तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आज के दिन सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। तभी लोकस्ट ट्री डीमन बोलता है सेलिब्रेट, लेकिन आखिर किस लिए? लू फेंग बोलता है आज तुम इस जगह को छोड़ के जाने वाले हो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से काफी अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा। वहीं लोकस्ट ट्री डीमन को ये एक अपॉर्चुनिटी लग रही होती है। लोकस्ट ट्री डीमन लू फेंग को बोलता है क्या आप मुझे इस प्रिजन से निकालने वाले हैं? और वहीं बात करते वक्त लोकस्ट ट्री डीमन ने अपने हाथ के पीछे एक बहुत ही नुकीली लकड़ी ले ली होती है, लेकिन इससे पहले वो लू फेंग के ऊपर अटैक कर पाता लू फेंग अपनी वुड किंग स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लोकस्ट ट्री डीमन लू फेंग को बोलता है मैंने आपको वुड किंग स्वॉर्ड लेने में हेल्प करा था तो प्लीज आप मुझे मत मारिए, मैं आज के बाद कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन वहीं लू फेंग ने यहाँ पे लोकस्ट ट्री डीमन के इंटेंशन देख लिए थे, जहाँ वो लोकस्ट ट्री डीमन को इतनी अच्छी खबर सुनाने के लिए आया था वहीं लोकस्ट ट्री डीमन उसके ऊपर अटैक करके उसको मारना चाहता है। अगर मेरे पास मेरा यूनिक टैलेंट नहीं होता तो शायद से मैं इसके ट्रैप के अंदर फंस भी गया होता। तभी वुड किंग स्वॉर्ड के अंदर से ग्रीन कलर की एनर्जी निकलने लगती है क्योंकि लोकस्ट ट्री डीमन की सारी सोल फोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और हम देखते हैं थोड़ी देर के अंदर लोकस्ट ट्री डीमन की बॉडी का सारा सोल फोर्स वुड किंग स्वॉर्ड ने एब्जॉर्ब कर लिया होता है और लोकस्ट ट्री डीमन लाइफलेस होकर जमीन के ऊपर गिर जाता है। तभी लू फेंग के पास सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है और लू फेंग को बताया जाता है कि वुड किंग स्वॉर्ड लोअर लेवल की मिस्टीरियस रैंक से अपग्रेड होकर मिडिल लेवल की मिस्टीरियस रैंक में आ चुकी है। और लोकस्ट ट्री डीमन की लाश को देख के लू फेंग सोच रहा होता है मुझे नहीं लगता कि लोकस्ट ट्री डीमन यहाँ वेस्ट जाने वाला है, मैं उसकी लकड़ी को तालिस्मान के प्रोडक्शन के अंदर यूज कर सकता हूँ, इस वजह से मेरे पास काफी सारे तालिस्मान भी हो जाएंगे। इसी वजह से लू फेंग लोकस्ट ट्री डीमन की बॉडी को अपने अदर डायमेंशनल स्पेस के अंदर रख देता है और उस सेल से बाहर निकलने के बाद लू फेंग सीधे मैट हॉल की तरफ जाता है ताकि वो अपने मैट को एक्सचेंज कर सके। और जब वहाँ का अटेंडेंट देखता है कि लू फेंग जो कि एनर्जी गैदरिंग रियलम के लेवल पे है तो यहाँ पे आइटम्स खरीदने के लिए आया तो वो लू फेंग पे काफी चिढ़ जाता है और लू फेंग को बताता है कि लो रैंक के आइटम का कैटलॉग इधर पड़ा है, तुम यहाँ से खुद से ढूंढ सकते हो। लेकिन तभी वो अटेंडेंट काफी सरप्राइज होता है क्योंकि लू फेंग ने अपने डीमन सॉर्सर का टोकन वहाँ पे रखा होता है जिस टोकन के अंदर 1 मिलियन मेरिट पॉइंट होते हैं और वहीं वो अपने अपॉइंटमेंट के डॉक्यूमेंट भी रख देता है जो कि मिस्टीरियस रैंक के डीमन सॉर्सर के लिए होते हैं। जो अटेंडेंट होता है वो काफी शॉक हुआ था, उसने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि एक एनर्जी गैदरिंग रियलम के 4th लेवल का बंदा एक मिस्टीरियस रैंक के डीमन सॉर्सर बन चुका हो और साथ में उसके टोकन के अंदर 1 मिलियन मेरिट पॉइंट भी हो, उसमें भी उसने 7 डीमन जनरल में से एक को हरा रखा हो। और वहाँ पे बहुत सारे वेरिफिकेशन करने के बाद वो लू फेंग की रियलिटी को मान लेता है और उसके बाद बहुत ही इज्जत से लू फेंग को कैटलॉग देता है। और लू फेंग जब उस कैटलॉग को चेक कर रहा था तो उसे बहुत सारे ट्रेजर एरे मिलते हैं, बहुत सारे एलेक्सिर मिलते हैं जिसको देख के वो काफी शॉक हो गया होता है। और वैसे भी ये रिएक्शन बिल्कुल कॉमन था उस बंदे के लिए जो कि पहली बार मेट को एक्सचेंज कर रहा है। उसके बाद लू फेंग उस अटेंडेंट को बोलता है मुझे इसके अंदर का हर एक आइटम चाहिए। तभी वो अटेंडेंट बोलता है कि आपके पास इतने ज्यादा मेरिट पॉइंट भी नहीं है कि आप इसके हर एक आइटम को अफोर्ड कर सके क्योंकि इस कैटलॉग के अंदर हाई रैंक के एलेक्सिर है क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यूबल होते हैं और ज्यादातर ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के अंदर रखे हुए हैं। यहाँ पे हमारी मेन डीमन कैचिंग ब्यूरो की हेडक्वार्टर है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर बताता हूँ, एक हेवनली फ्रेग्रेंस लाइफ एक्सटेंडिंग पिल की कॉस्ट होती है 1 लाख मेरिट पॉइंट और क्योंकि इस हेडक्वार्टर के अंदर बहुत सारे आइटम अवेलेबल नहीं थे लू फेंग के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो इसको अफोर्ड कर सके। इस बात से लू फेंग का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है। लू फेंग उसको पंच मारते हुए बोलता है कि तुम मुझे इतने महंगे महंगे आइटम क्यों दिखा रहे हो और खासकर वो आइटम जो कि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के डीमन कैचिंग ब्यूरो के हेडक्वार्टर के अंदर पड़े हैं, मुझे वो आइटम बता जो कि फीनिक्स ट्री काउंटी के ब्रांच के अंदर पड़े हैं। लू फेंग सोच रहा था, मैंने लगता है कुछ ज्यादा ही सोच लिया, लगता है 1
मिलियन मेरिट पॉइंट पूरे हॉल खाली करने के लिए काफी नहीं होते। इसके बाद अटेंडेंट लू फेंग को कैटलॉग प्रोवाइड करता है कि वो सारे एलेक्सिर का होता है जो कि फिनिक्स ट्री काउंटी के ब्रांच के अंदर अवेलेबल है। लू फेंग उनमें से मिडिल रैंक के एलेक्सिर के कैटलॉग को उठाता है और उन सबका प्राइस उसे काफी ज्यादा ठीक लग रहा होता है। उसके बाद वो उस कैटलॉग को सीधे अटेंडेंट की टेबल फेंकता है। बोलता है इस कैटलॉग के जितने भी आइटम है वो सब मुझे अभी के अभी चाहिए, क्योंकि अब मुझे पक्का भरोसा कि मैं इन सबको अफोर्ड कर सकता हूँ। तभी वो जो अटेंडेंट होता है वो लू फेंग को फटाफट सारे आइटम निकाल के देने लगता है। और शॉपिंग लिस्ट को तैयार करने के बाद वो अटेंडेंट सोच रहा होता है क्या ये लू फेंग बिल्कुल बेवकूफ है। क्या लोग यहाँ पे एलेक्सिर पर पीस या पर बोतल के हिसाब से खरीदते हैं, लेकिन ये यहाँ पे एलेक्सिर बुक के हिसाब से खरीद रहा है। क्या यहाँ पे इसके दिमाग के साथ कुछ हो रखा है। लू फेंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सोचता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो फटाफट से उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर देता है और इस बार वो एलेक्सिर के साथ साथ बहुत सारे स्पीड वेपन और टेक्निक्स भी लेता है। सबसे पहला होता है कॉस्मिक बैलेंस रिंग, जो कि आइटम को स्टोर करने का काम आता है। लू फेंग बोलता है ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, क्योंकि मैं हर जगह अदर डायमेंशनल स्पेस को नहीं खोल सकता। लू फेंग बोलता है मैं इस रिंग की हेल्प से अपने अदर डायमेंशनल स्पेस के अंदर बहुत सारी चीजें रख पाऊंगा और इस रिंग की हेल्प से ज्यादा से ज्यादा सामान अपने अदर डायमेंशनल स्पेस के अंदर लेना इजी पड़ेगा। लू फेंग वहां पे स्विफ्ट विंड शूज भी लेता है, जो कि लोअर लेवल का मिस्टीरियस रैंक का स्पीड वेपन है, क्योंकि स्पीड वेपन का एट्रीब्यूट विंड है और इस शूज की हेल्प से लू फेंग बहुत इजीली कहीं भी जा सकता है। उसे जो हर जगह स्पीड के चक्कर में दिक्कत होती थी वो भी अब नहीं रहेगी। वहीं पे लू फेंग एक प्योर ब्राइट लिमिटलेस स्किल लेता है, क्योंकि प्योर ब्राइट टेक्निक का एडवांस वर्जन है, ताकि इसको प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जो यहाँ पे प्योर ब्राइट ट्रू एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे उसका सिर्फ 1/10 पार्ट प्योर ब्राइट लिमिटलेस ट्रू एनर्जी बनेगा। और यहाँ पे कम से कम लू फेंग को 100 पॉइंट प्योर ब्राइट लिमिटलेस ट्रू एनर्जी चाहिए होगी, ताकि वो अपने नेक्स्ट लेवल के अंदर पहुंच सके। और वहीं लू फेंग जो कि खुद को एक जीनियस मानता है, उसके लिए प्योर ब्राइट टेक्निक एक बेसिक स्किल थी और सिर्फ प्योर ब्राइट लिमिटलेस स्किल जो कि एक हाई लेवल की स्किल है, ऐसी स्किल को वो सीखना डिजर्व करता है। और उस मेरिट हॉल से निकलने के बाद लू फेंग फैटी वेंग और जू फेंग को देखता है, क्योंकि उस मेरिट हॉल के बाहर उसका काफी देर से वेट कर रहे थे। यहाँ पे लू फेंग को एक सेलिब्रेशन के अंदर इनवाइट करने के लिए आए थे, क्योंकि हेवनली फ्रेग्रेंस पवेलियन की तरफ से रखा गया था और वो जगह उसकी म्यूजिक और एंटरटेनमेंट के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है। जब वो लोग उस पवेलियन के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वहाँ पे स्टेज के ऊपर म्यूजिक के साथ लड़के डांस कर रही होती है और वहीं पे जितने बंदे होते हैं वो सब उनको घूर रहे होते हैं। लू फेंग को वहाँ के लड़कियों का ड्रेसिंग स्टाइल काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, इसीलिए वो सोचता है कि वो कॉप शर्मा को बोलेगा कि वो बिल्कुल ऐसा ड्रेसअप करे। लेकिन तभी वहाँ पे एक यंग सर्वेंट उनका रास्ता रोक देता है और उनके सामने एक कार्ड का बॉक्स रख देता है और बोलता है प्लीज एक कार्ड को फ्लिप करिए। वहाँ पे उस बॉक्स के अंदर 3 लाइनें थी। सबसे पहली लाइन अपर क्लास वालों के लिए थी, वही जो मीडियम लाइन थी वो मिडिल वाले लोगों को रिप्रेजेंट करती थी और वहीं जो सबसे नीचे वाली लाइन थी वो लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करती थी। ये तीनों लाइन हेवनली फ्रेग्रेंस पवेलियन लेडीज को रिप्रेजेंट करती है और टॉप से बॉटम पहुंचने में इनकी क्वालिटी और प्राइस दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक फैंसी लेडी चाहिए तो आपको एक कार्ड फ्लिप करना होगा। सुनने के बाद लू फेंग बोला तुम्हें पता है यहाँ पे लोगों को कैसे खुश करना है। लू फेंग वहाँ पे बिना किसी हेजिटेशन के टॉप लाइन के 2 कार्ड को फ्लिप कर देता है। ये जो दोनों लड़कियां थी वो दोनों टॉप रैंक के अंदर सबसे ज्यादा रेयर थी। खुद के लिए चूज करने के बाद लू फेंग वहाँ पे फैटी वेंग और जू फेंग को भी नहीं भूलता। फैटी वेंग और जू फेंग को बोला तुम दोनों भी अपने लिए चूज कर सकते हो। और वहीं फैटी वेंग और जू फेंग काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। जैसे उस बैंक्वेट हॉल के अंदर सेलिब्रेशन चालू होता है, ना सिर्फ उन सारे लोगों के पास बहुत सारी लड़कियां थी, बल्कि वहाँ की डांसर्स वहाँ के एटमोस्फेयर को काफी ज्यादा बढ़िया बना रही थी। वेंग और जू फेंग को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए आराम से ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी हमें एक डार्क डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा जिसने ब्लैक कलर का चोगा पहना होता है वो एक रेड कलर का कपड़ा पहने हुए लेडी के साथ कुछ डिस्कस कर रहा होता है। उस बंदे ने एक रेड कलर का मास्क पहना होता है और बोलता है तो आखिरकार तुम यहाँ पे आई गई, तुम्हें पता है मिरर गॉड मारा जा चुका है और वहीं ब्लड गॉड वहाँ से मिसिंग है। एक जो लेडी होती है जिसने रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है ब्लड गॉड मिसिंग है, लेकिन आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वैसे ब्लड गॉड तो एक दूसरे को सेंस कर सकते हैं, क्या तुमने सेंस करने का ट्राई किया। वो बंदा बोलता है नहीं मैं उनको सेंस नहीं कर पा रहा, किसी ने स्पेशल मेथड का यूज करते हुए ब्लड गॉड का कनेक्शन हमसे तोड़ दिया है। तो इसीलिए मैं चाहता कि तुम यहाँ पे इस चीज को इन्वेस्टिगेट करो कि हमारे फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग जिस बंदे ने यहाँ पे मेरे डीमन को मारा उसका नाम है लू फेंग। ये एक डीमन सोर्स है जो कि फिनिक्स ट्री काउंटी के डीमन कैचिंग ब्यूरो से आता है, जो कि अपनी एनर्जी गैदरिंग रीजन के सिर्फ 4th लेवल पे है। ये बात सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा शॉक आती है और बोलती है क्या एनर्जी गैदरिंग रीजन के सिर्फ 4th लेवल पे, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे मेरे डीमन ने मरने से पहले उसके पास एक मार्क छोड़ रखा है और वो मार्क बता रहा है कि लू फेंग अभी फिनिक्स ट्री काउंटी के हेवनली फ्रेग्रेंस पवेलियन के अंदर है। हेवनली फ्रेग्रेंस पवेलियन के अंदर मेरी एक स्प्लिट प्रेजेंस भी है। मुझे लगता है मैं इस चीज को बहुत इजीली हैंडल कर सकती हूँ और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं उस बंदे को खुद से थैंक यू बोल सकूं कि उसने मेरे डीमन को मारा, जो कि मेरे लिए काफी बड़ा सरदर्द था। तभी हमें हेवनली फ्रेग्रेंस पवेलियन के प्राइवेट रूम का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग जैसे ही उस लड़की के पास जाने वाला था जिसको उसने चूज किया था, लेकिन तभी बाहर से काफी शोर आने लगता है। सब लोग यही बोल रहे थे यहाँ पे रेड कार आ चुकी है, जो कि इस पवेलियन की सबसे ज्यादा टॉप रैंक की लेडी है। और जब लू फेंग सुनता है यहाँ पे टॉप रैंक की लेडी आ चुकी है तो लू फेंग का इंटरेस्ट उस लड़की में चला जाता है जिसको उसने चूज किया था और वो लड़की से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है कि सर आपने तो कहा था कि आज मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ, मेरे सारे खतरे को आप किस्मत के अंदर चेंज कर देंगे, आखिर आप अभी मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं। फेंग फटाफट से हॉल की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे टॉप रैंक की लेडी अपने लिए चाहिए थी। जैसे ही वहाँ का रूम ओपन होता है रेड कार्प लेडी वहाँ पे आती है जिसने रेड कलर की ड्रेस ही पहन रखी होती है
उसको देख के सारे गेस्ट का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ऐसा लग रहा होता है सीधे हेवन से कोई परी उतर रही हो। वो वहाँ से सेकंड फ्लोर से डायरेक्टली स्टेज के ऊपर आ जाती है, म्यूजिक के साथ डांस करना स्टार्ट कर देती है। उसके डांस को देख के लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। सबको वहाँ पे लग रहा होता है कि आसमान से फ्लोर के पेटल गिर रहे हैं। वो पूरी जगह फ्लावर्स की खुशबू से भर चुकी है। और वहीं लू फेंग इस फ्लावर पेटल को पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन उसके हाथ में वहाँ पे कुछ भी नहीं आता। इससे लू फेंग को पता चलता है कि रेड कार्प वहाँ पे एक इल्यूजन का यूज कर रही है। इस तरह का इल्यूजन वो बंदा बहुत इजीली तोड़ सकता है जिसके अंदर विल पावर बहुत ज्यादा हो। लेकिन वहीं फैटी वैंग और जू फैन उस इल्यूजन के अंदर पूरी से पड़ चुके थे। लू फेंग जब देखते कि वो लोग इतने से इल्यूजन को भी रेजिस्ट नहीं कर सकते, तो इससे वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लू फेंग फैटी वैंग को पंच मारता है, उसको इल्यूजन से बाहर निकाल देता है। लू फेंग बोला तुम कितने बड़े बेवकूफ, तुम इतनी सी ट्रिक के अंदर फंस गए। हालांकि फैटी वैंग को भी इस बात का काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है, लेकिन वो लू फेंग को बोलता है ब्रदर लू आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं, हमको इन सारी चीजों के अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे वैसे भी एंजॉय करने के लिए आए हैं और खासकर यहाँ तो हमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। रेड कार्प लेडी फिनिक्स टी काउंटी के अंदर अपने इल्यूजन और चार्म स्किल की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आते हैं। मुझे यहाँ पे रियलिटी के अंदर आके काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, उनको सिर्फ यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए और कुछ भी नहीं। लू फेंग वहाँ पे सारे गेस्ट को देख के बोल रहा होता है। सारे लोग इल्यूजन के अंदर फंस के काफी ज्यादा खुश है। उसके बाद लू फेंग फटाफट से अपर फ्लोर से कूद जाता है ताकि वो भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर सके। लू फेंग की किस्मत काफी ज्यादा खराब थी। जैसे ही वो वहाँ पे नीचे आया, रेड कार्प का डांस खत्म हो चुका था और वो वहाँ से वापस रेस्ट करने के लिए चली आती है। वो वहाँ पे एक मेड को भेजती है और बोलती है कि आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, आप लोग को एक और मौका मिलेगा कि आप उनको देख सके। और यहाँ पे रेड कार्प लेडी ने एक चैलेंज दिया है, कोई बंदा यहाँ पे उनके क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा उनके साथ एक नाइट वाइन पीते हुए कन्वर्सेशन कर सकता है। फेंग इस बात से काफी एक्साइटेड होता है और अपना हाथ खड़ा करता है, सोचता है ये तो बिल्कुल एक स्टोरी का प्लॉट जैसा है। मेन कैरेक्टर वो अपने रीइंकार्नेशन का फायदा उठाते सब लोग को इंप्रेस करता है। जो टॉप ग्रेड की लेडी है वो उसकी हो जाती है और मुझे लगता है मेरे पास भी मेन कैरेक्टर होने का लक है और मुझे बिल्कुल ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है। उसके बाद मेड स्क्रॉल को ओपन करते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लोर्स को प्रिंट किया गया था। लू फेंग ने पहले सोचा कि ये क्वेश्चन फ्लोर्स के बारे में होगा, लगता है ये मेरे लिए काफी ज्यादा इजी होने वाला है। और अब मुझे मेरे दिमाग के अंदर काफी सारे पोएम्स आ रहे हैं जो कि मैं अभी यहाँ पे गा सकता हूँ। लेकिन असलियत में ये जो चैलेंज था वो इल्यूजन को जानने का था। उस मेड को स्क्रॉल के खोलने के साथ साथ वो सारे फ्लोर्स बाहर की तरफ आने लगते हैं और वहाँ के पूरे स्टेज को कवर कर लेते हैं। ये जो स्क्रॉल ये 100 फ्लावर इल्यूजन है जो कि रेड कार्प लेडी ने पेंट किया है। इनमें से 3 रियल फ्लावर्स और बाकी सब इल्यूजन। आप लोग के लिए चैलेंज ये है कि आप लोग को रियल फ्लावर्स को ढूंढना है और यहाँ पे एक बंदा सिर्फ एक ही फ्लावर का चूज कर सकता है। जो भी पहले 3 बंदे उन फ्लावर्स को ढूंढेंगे उनको यहाँ पे रेड कार्प लेडी से मिलने का मौका मिलेगा। तो आप लोग अब यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इसी अनाउंसमेंट होती है, लू फेंग सोचता है वो यहाँ पे फैटी वैंग और जू फेंग के साथ टीम अप करेगा, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो लोग तो पहले ढूंढना चालू कर चुके हैं। उनमें से बहुत सारे गेस्ट फ्लावर्स को उठाते हुए मेड के पास वेरिफिकेशन के लिए लाते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पे बार बार डिसअपॉइंट हो रहे होते हैं क्योंकि वो सच में इल्यूजन होता है। ये सब देखने के बाद लू फेंग डिसाइड करता है कि वो अपने ग्रैंड मास्टर लेवल के सोल पावर का यूज करेगा ताकि वो उस पूरे एरिया को स्कैन कर सके। थोड़े टाइम के अंदर ही वो बहुत इजीली रियल फ्लावर्स को ढूंढ लेता है और उन फ्लावर्स को तोड़ के फटाफट से मेड के पास वेरिफिकेशन के लिए लाता है। और जब मेड फ्लावर को वेरीफाई कर लेती है तो वो अनाउंस करती है हम लोग को यहाँ पे इस बंदे को कांग्रेचुलेट करना चाहिए क्योंकि ये पहला बंदा जिसने रियल फ्लावर को ढूंढा है। और इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देख के वहाँ के सारे लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। उन सभी को यहाँ पे लग रहा होता है कि हेवनली फ्रेग्रेंस पवेलियन वालों ने चीटिंग करी है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि एनर्जी गैदरिंग रीलन के 4th लेवल वाला बंदा इतनी इजीली फ्लावर्स को ढूंढ सकता है। और वैसे भी यहाँ पे ट्रू एनर्जी रीलन के भी बंदे हैं जो कि इसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आखिर इसके लिए कैसे पॉसिबल है। और वही जो मेड होती है वो बोलते हैं इन सब की फालतू बातों को मत सुनिए, आप यहाँ से डायरेक्टली जाके उनसे मिल सकते हैं। फैटी वैंग भी लू फेंग को फॉलो करना चाहता था, लेकिन लू फेंग इस बात के लिए मना कर देता है। लू फेंग बोले तुम्हें यहाँ पे जू फेंग के साथ रहना चाहिए। जो फ्रंट कोर्टयार्ड था वो बैक कोर्टयार्ड से बिल्कुल अलग था। लू फेंग को एक मेड गाइड करते हुए रूम नंबर 1 तक लेके आ गई होती है। बहुत ही जल्दी जिन गेस्ट ने रियल फ्लावर को ढूंढे थे वो लोग रूम 2 और रूम 3 में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि रेड कार्प लेडी ने यहाँ पे 3 चैलेंज को सेटअप किया है। इस रूम में एंटर करने के बाद 2 और स्टेज है जो उनको पास करना है। जो उनका रूम नंबर है वो उनके चैलेंज के ऑर्डर को इंडिकेट करता है। सबसे पहले चैलेंज स्टार्ट होगा रूम नंबर 1 का और सबसे एंड में होगा रूम नंबर 3 का। जो भी बंदा यहाँ पे सारे स्टेज को पार करेगा वो हमारा स्पेशल गेस्ट कहलाएगा। और जैसे ही लू फेंग अपने रूम के अंदर एंटर करने वाला होता है, रूम नंबर 2 का बंदा अपनी स्वॉर्ड को लू फेंग के गले पर रख देता है क्योंकि उसके हिसाब से लू फेंग एनर्जी गैदरिंग रीलन के सिर्फ 4th लेवल पे है और उसको यहाँ पे सबसे पहला फ्लोर मिल लगता है उसका लक था। इसीलिए वो लू फेंग को बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फटाफट से अपना रूम मुझे दे दो। लू फेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। इस बात से वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को लू फेंग के ऊपर चला देता है और उसकी स्वॉर्ड लू फेंग के गोल्डन बेल शीट तक ही पहुंच पाती है। लू फेंग को वहाँ पे बिल्कुल भी हार्म नहीं होता और जब वो बंदा रियलाइज करता है कि वो लू फेंग को नहीं हरा सकता तो वो बंदा वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी लू फेंग उसको बोलता है कि तुम वहाँ पे रुक जाओ, अगर मेरे पास यहाँ पे गोल्डन बेल शीट नहीं होती तो तुम्हारे शॉट ने मुझे मार दिया था। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो, वैसे भी ये वर्ल्ड मार्शल आर्टिस्ट का है, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग जिंदा रहता है और वीक मर जाता है। लू फेंग को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है कि ये बंदा सिर्फ एक टेस्ट के लिए एक अनजान बंदे को मारने के लिए तैयार है। लू फेंग उस बंदे को पंच मारते हुए बोलता है तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा वीक हो, तुम्हें यहाँ पे मरना चाहिए। हालांकि उस पंच को वो बंदा बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। वो बंदा अपनी स्वॉर्ड को वापस निकाल लेता है लेकिन लू फेंग उसको सिर्फ एक ही पंच के अंदर तोड़ देता है। ये देख के उस बंदे को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता। उसके बाद वो बंदा अपने हाथ के ऊपर एनर्जी गैदर करता है, लू फेंग के फेस के ऊपर पाम अटैक करता है, लेकिन इससे पहले उसकी स्ट्राइक लू फेंग के फेस तक पहुंचती लू फेंग उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके हाथ को बहुत इजीली ट्विस्ट करके तोड़ देता है। उसके बाद वो उस बंदे का गला पकड़
पकड़ लेता है और जोर से दबाने लगता है। लू फेंग के गला पकड़ते उस बंदे को रियलाइज हो जाता है कि आखिर यहाँ की सिचुएशन कैसे चल रही है। वो वहाँ पे लू फेंग से दया की भीख मांगने लगता है। लू फेंग तभी हंसते हुए बोलता है, जब तुम दूसरे को मारने वाले थे तब तो तुम खुद को काफी सही समझ रहे थे, अब जबकि तुम मरने वाले हो तो आखिर तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तुमने ही तो मुझे बोला था ना कि यहाँ पे वीक मरता है और स्ट्रॉन्ग जिंदा रहता है। तुम्हारी किस्मत यहाँ पे काफी ज्यादा खराब है कि तुम यहाँ पे नहीं समझ पाए कि आखिर असलियत में यहाँ पे वीक कौन है। अगर तुम यहाँ पे मेरे हाथ में आ गए इसका मतलब तुम मरने वाले हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें मार के मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। वैसे भी तुम्हारे यहाँ पे मर जाने से इस वर्ल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहने देता हूँ ताकि तुम अपनी गलती को सुधार सको। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हारे मेडियंस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इससे तुम यहाँ पे रियलिटी में बहुत ज्यादा वीक हो जाओगे और तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा कि असलियत में वीक होना कैसा होता है। लू फेंग फटाफट से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक देता है और उसकी सारी कल्टीवेशन को नलीफाई कर देता है। और क्योंकि उस बंदे की पावर पूरी से खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो बंदा मुंह से खून खाने लगता है और बेहोश हो जाता है। तभी उनमें से एक मेड लू फेंग से पूछती है, आखिर आपने इसके साथ इतना बुरा क्यों किया और यहाँ पे आपने इसको इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया जबकि आपको तो बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। लू फेंग सोचता लगता है यहाँ के लोग काफी ज्यादा आइडियल होते हैं। मेड को बोलता है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा था, क्या आपको लगता है कि मैंने इसके साथ जो किया वो बिल्कुल फेयर था? फिर आप मुझे क्या सजेस्ट करते, मुझे क्या करना चाहिए था? अभी वो मेड बोलती यहाँ पे शायद ये पीसफुली भी हो सकती थी, यहाँ पे वायलेंस की कोई जरूरत थी नहीं क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी जान चुका था कि लू फेंग आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो वो आपसे यहाँ पे रूम नहीं छीन सकता। लू फेंग जानता था कि उस मेड से ज्यादा देर बात करना बिल्कुल बेवकूफी होगी, इसीलिए वो उस मेड को रेस्पॉन्स के तौर पर काफी ज्यादा थप्पड़ मारता है। इस बात से वो मेड काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है, मैं यहाँ पे मेरी यंग लेडी की फेवरेट हूँ और मेरी यंग लेडी फिनिश काउंटी के अंदर बहुत सारे पावरफुल लोगों को जानती है। लू फेंग स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ पे पीस को प्रमोट करना चाहिए। इस बात से वो लड़की और ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है, मैं यहाँ पे मिस्टर को सब कुछ जाके बता दूंगी। लेकिन इससे पहले वो कुछ आगे बोल पाती, लू फेंग उसका गला पकड़ लेता है, शांति से बोलता है, क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई गलत फहमी है? क्योंकि मैंने तुमसे काफी शांति से बात करी, इसीलिए क्या तुम्हें लगता है कि मुझसे बात करना इतना ईजी है? तुमने तो अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हमें पीस को प्रमोट करना चाहिए। जब यहाँ पे विक्टिम तुम बने तो इतना गुस्सा क्यों हो गई? लेकिन तुम्हें यहाँ पे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। लेकिन ये बंदा और तुम दोनों ही एक जैसे इंसान हो। तुम जैसे बीमारी लोगों को ठीक करना काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि मैं बीमारी को ठीक करने में काफी अच्छा हूँ और वहीं मैं आज काफी अच्छे मूड में भी हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए कोई चार्ज भी नहीं लूंगा। ये बोलने के बाद लू फेंग अपने इल्यूजरी विजन को यूज करता है और उस इल्यूजन के अंदर वो उसको बहुत तरीके से बुली कर रहा होता है और जैसे ही वो इल्यूजन के अंदर रजिस्टर करने का ट्राई कर रही होती है, कोई ना कोई उसके पार रख देता है और बोलता है कि तुम्हें हमेशा पीस को प्रमोट करना चाहिए। लू फेंग बोलता है, बुली करने की ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक ये लड़की अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेगी। जैसे इसका माइंडसेट चेंज होगा ये इल्यूजन अपने आप खत्म हो जाएगा। ये करने के बाद लू फेंग रूम की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ के टॉप रैंक की लेडी रेड का वहाँ पे आती है और उस मेड के सर के ऊपर उंगली रखते हुए उस इल्यूजन का एक्सपीरियंस करते हैं जो कि वो मेड देख रही थी। और वो इल्यूजन देखने के बाद रेड काप लेडी बोलती है, सच में इल्यूजन काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसके बाद वो उस डोर को ओपन करते हैं, उसके अंदर एंटर कर जाती है। वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और बोलती है, मास्टर लू आपका इल्यूजन टेक्निक काफी ज्यादा बढ़िया है। उसको देख के मैं रेड काप लेडी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। लू फेंग बोलता है, रेड काप लेडी मुझे आप काफी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद लू फेंग खुद को रोक नहीं पाता और बोलता है, टॉप रैंक की लेडी दूसरों से काफी ज्यादा अलग है। तभी रेड काप लेडी बोलती है, मैं बस यहाँ पे पोलाइट नहीं हो रही बल्कि मैं आपको काफी ज्यादा एडमायर करती हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब मेरे इल्यूजन को काफी ज्यादा एडमायर करते हैं, लेकिन आपके जैसे मास्टर के सामने मेरी इल्यूजन स्किल सिर्फ बच्चों का खेल है। और मेरी मेड एक ऐसे इल्यूजन के फर्स्ट पाई, वो सच में उसकी बहुत अच्छी किस्मत है। मुझे तो यहाँ पे उसको एक लेसन सिखाने के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए। उसकी बातें सुनने के बाद लू फेंग बोलता है, क्या तुम मुझ पे यहाँ पे गुस्सा नहीं हो बल्कि तुम मुझे यहाँ पे थैंक यू बोल रही हो, आखिर ऐसा क्यों? रेड काप लेडी बोलती है, हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी कि आपने उसके इल्यूजन के अंदर डाला। मैं यहाँ पे हमेशा उससे अच्छे से बात करती हूँ, इसी वजह से काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुकी थी। वो हमेशा अपने थॉट्स को जबरदस्ती दूसरों के ऊपर डालती थी। मैं हमेशा उसको डांटती थी लेकिन वो कभी मेरी बात नहीं समझती। लेकिन आपने उसकी गलती को उसको ठीक करने में हेल्प करी, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इसीलिए मेरा आपको थैंक यू बोलना ये वाजिब सी बात है, क्योंकि वैसे भी इस वर्ल्ड के सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करने का लॉ चलता है और कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पे कोई किसी को प्रोवोक करेगा तो उसको उसके लिए प्राइस चुकानी पड़ेगी। उसके बाद वो लू फेंग को टेबल के पास लेके जाती है और उसके बाद लू फेंग के लिए एक वाइन का ग्लास फिल करती है। वो लू फेंग से बोलती है, मास्टर लू आखिर आपका पूरा नाम क्या है? तभी लू फेंग बोलते हैं, एक दूसरे को नाम से बुलाने काफी ज्यादा फॉर्मल होगा, आप मुझे यहाँ पे ब्रदर लू बुला सकती हो। रेड काप लेडी बोलती है, ब्रदर लू क्या आप वाइन पीना पसंद करेंगे? और ये सुनने के बाद लू फेंग के नाक में से खून आने लगता है और वो रेड काप लेडी के प्यार में बावड़ा हो जाता है। रेड काप लेडी को अपने पास खींच लेता है और जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने वाला होता है, रेड काप लेडी उसको वहीं पे रोक देती है और आगे की तरफ चली जाती है। फिर वो घूमते हुए बोलते, मेरी मेड ने जो यहाँ पे किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी। अपॉलॉजी के तौर पे ब्रदर लू मैं आपके लिए डांस करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे चाहूंगी कि आप मेरी मेड के लिए कोई भी ग्रज ना रखे। लू फेंग ठरकपने से पागल हो जाता है और बोलता है, हाँ मैं डांस देखना पसंद करूंगा लेकिन मुझे एक बहुत ही कूल डांस चाहिए। तभी रेड काप लेडी बोलती है, जैसे ब्रदर लू चाहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही डांस करूंगी। उसके बाद वो अपना कूल डांस स्टार्ट करती है और उसके कूल डांस को देख के लू फेंग से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। वो आगे बढ़ते हुए रेड काप लेडी को अपने पास खींच लेता है। काप लेडी बोलती है, आज की रात काफी ज्यादा ठंडी है, क्यों ना हम लोग पहले वार्म अप के लिए वाइन पी ले। उसके बाद वो फटाफट से उठती है और लू फेंग के लिए एक वाइन का कप बनाती है और वो उनमें से एक वाइन का कप खुद भी पीती है जो कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर लग गया होता है। लू फेंग रेड काप लेडी को अपने ऊपर से धक्का देता है और बोलता है, आखिर इस वाइन का कलर ऐसा क्यों है? क्या इसके अंदर तुमने यहाँ पे पॉइजन
पॉइजन मिलाया है। रेड कार्ब लेडी को वहाँ पे गिरने की वजह से काफी ज्यादा पेन फील हो रहा होता है। एक्सप्लेन करते हुए बोलती है पर्पल ब्राइट वाइन है जो कि पर्पल बैम्बू के वेसल से निकाला जाता है और उसके अंदर पर्पल एनर्जी को इन्फ्यूज भी किया जाता है और यही वजह है कि इसका कलर पूरी तरह से पर्पल है। ये वाइन बहुत ही ज्यादा रेयर है, उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। अपनी पूरी लाइफ डांस करके निकाला है और मैं इतनी प्रीसियस वाइन के अंदर कभी पॉइजन नहीं डालूंगी। लू फेंग अपने सर को खुजाते हुए बोलता है मुझे नहीं पता था कि इस वाइन की वैल्यू इतनी ज्यादा है। और लू फेंग का ऐसा रिएक्शन देख के रेड कार्ब लेडी काफी अनोइंग फील कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को शांत करते हुए लू फेंग के लिए एक और कप फिल करती है। लू फेंग उस वाइन को देखते हुए सोच रहा होता है आखिर इतनी महंगी वाइन मैं कैसे पी सकता हूँ, आखिर इसको पीने का तरीका क्या है, क्या मैं इसको धीरे धीरे करके पीऊं या फिर एक बार में पी जाऊं। लू फेंग को वाइन को ऐसे घुरते हुए देख के रेड कार्ब लेडी को काफी टेंशन होने लगती है। वो सोच रहे थे क्या मैंने यहाँ पे कोई गड़बड़ कर दी, कहीं इसको यहाँ पे शक तो नहीं हो गया कि मैंने इसके अंदर पॉइजन मिलाया है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है क्योंकि ब्लड एसेंस चार्म कलरलेस और टेस्टलेस है और इसको तो कोई ग्रैंड मास्टर लेवल का भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। वही ये बंदा तो एनर्जी गैदरिंग लियम के सिर्फ 4th लेवल पे है। ये सब देखने के बाद रेड कार्ब लेडी लू फेंग के गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है ब्रदर लू आखिर आप इसको ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पे डर लग रहा है कि मैंने इसके अंदर पॉइजन मिला दिया होगा, लेकिन मैं आपको हार्म करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। ये सुनने के बाद लू फेंग उसको किस कर देता है और बोलता है मैं यहाँ पे कभी भी आपके ऊपर शक नहीं कर सकता, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं इसको जरूर पीऊंगा। और उसके बाद लू फेंग उस पर्पल वाइन को एक बार में पी जाता है। लू फेंग बोलता है ये वाइन तो काफी ज्यादा अच्छी है, इसको पीने के बाद मुझे फील हो रहा है कि मेरी पूरी बॉडी गर्म हो चुकी है और अब मेरे दिल को काफी ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैंने आपकी बात मान ली। और रेड कार्ब लेडी आखिर आपको इसको ड्रिंक करने के बाद कैसा फील हो रहा है, ये सब सुनने के बाद रेड कार्ब लेडी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और सोचती है लगता है मैंने यहाँ पे काफी कम पॉइजन का यूज किया है। उसके बाद वो लू फेंग के लिए एक और वाइन ग्लास फिल करके लाती है। लू फेंग बिना हेजिटेट करते उस वाइन को ले लेता है और वापस से एक बार में पीने के लिए रेडी होता है। तभी लू फेंग को सिस्टम की तरफ से एक अलर्ट आता है और उसे बताया जाता है कि आपके ऊपर शैडो डीमन ने अटैक किया है, इसीलिए आपकी पॉइजन रेजिस्टेंस 1000 पॉइंट से बढ़ चुकी है और यहाँ पे आपको एक टैलेंट मिलता है जिसका नाम है इम्यून फ्रॉम 100 पॉइजन। सिस्टम के अलर्ट के साथ लू फेंग वाइन के ऊपर उंगली करता है और बोलता है इस वाइन के अंदर पॉइजन है, तुम इसको बिल्कुल भी मत पीना, इस पूरे वाइन को मैं पीने वाला हूँ। उसके बाद वो रेड कार्ब लेडी से भी उसकी वाइन छीन लेता है और एक ही बार में उस वाइन को पी जाता है। लू फेंग सिस्टम को अलर्ट देता है कि आपके ऊपर शैडो डीमन ने अटैक किया है और आपके पॉइजन रेजिस्टेंस के अंदर 1000 पॉइंट ऐड होते हैं। लू फेंग का इतना केयरफ्री एटीट्यूड देख के रेड कार्ब लेडी सोच रही थी क्या ये बंदा पागल है और आखिर इस बंदे ने मेरे डीमन को कैसे मारा होगा, क्या वो इन्फॉर्मेशन सच में करेक्ट थी, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये बंदा उसको मार सकता है। वहीं लू फेंग सोच रहा होता है कि आखिर से मेरा पॉइजन रेजिस्टेंस क्यों बढ़ा, लगता है मैंने यहाँ पे बहुत ही कम ड्रिंक किया है, मुझे थोड़ा और ड्रिंक करना होगा। उसके बाद लू फेंग की नजर वाइन के पॉट की तरफ जाती है। लू फेंग अपने कप को फेंकते हुए बोलता है मेरे होम टाउन के अंदर लोग बोलते हैं अगर आपने मन भर ना पियो तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बुरा हो सकता है, तो इसीलिए अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता तब तक यहाँ पे मैं इस वाइन को पीना चाहता हूँ। रेड कार्ब लेडी ये सब सुन के काफी ज्यादा शॉक हुई होती है, उसको यहाँ पे खुद के ऊपर शक हो रहा था, सोच रही होती है कहीं मैं इस वाइन के अंदर पॉइजन मिलाना भूल तो नहीं गई। और वहीं लू फेंग बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाता और उस पूरे वाइन के जग को एक बार में खाली कर देता है और वही जो सिस्टम होता है उसको लगातार अलर्ट दे रहा होता है और एंड में बोलते हैं कि आपने पॉइजन रेजिस्टेंस के मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुके हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे पॉइजन मिलता है जिसका नाम है इम्यून टू 1000 पॉइजन। वाइन को पीने के बाद लू फेंग उस जग को भी तोड़ देता है और उस जग के टूटने के बाद जो भी थोड़ा बहुत पॉइजन बचा होता है वो सब वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ये देखने के बाद रेड कार्ब लेडी काफी ज्यादा शॉक हुई होती है, लेकिन लू फेंग अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ होता। वो अपनी जेब से एक पैकेट निकालता है जिसको देख कर रेड कार्ब लेडी काफी ज्यादा शॉक हुई होती है। रेड कार्ब लेडी सोच रही थी मेरा पॉइजन है, क्या इसने मेरे से ले लिया था, इसका मतलब इसको मेरे बारे में बहुत पहले से पता था। लेकिन वहाँ पे बहुत अजीब बात होती है कि लू फेंग उस पूरे पॉइजन को एक बार में पी लेता है। सिस्टम लू फेंग को बोलते कि आपने पॉइजन रेजिस्टेंस के मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुके हो, आपको यहाँ पे एक नया टैलेंट मिलता है जिसका नाम है इम्यून टू 10,000 पॉइजन। लेकिन पूरा एक पैकेट पॉइजन पीने के बाद भी लू फेंग सेटिस्फाई नहीं हुआ होता। लू फेंग बोलते रेड कार्ब लेडी क्या तुम्हारे पास और पॉइजन है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे और पॉइजन है तो फटाफट से लेके आओ। वही रेड कार्ब लेडी इस बात को इग्नोर कर रही होती है, बोलती है ब्रदर लू आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। लेकिन वही लू फेंग बोलता है नाटक करना बंद करो तो फटाफट से मेरे लिए और पॉइजन लेके आओ वरना ये से तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। जब रेड कार्ब लेडी को रियलाइज हो जाता है कि उसकी स्कीम बाहर आ चुकी है तो काफी ज्यादा सीरियस होती है, लू फेंग के ऊपर अटैक करती है। उसके पंच को देख के लू फेंग स्माइल करता है और रेड कार्ब लेडी को काफी ज्यादा पंच मारता है। उसके पंच मारते रेड कार्ब लेडी का सर गायब हो गया होता है और उसकी बॉडी सीधे जाके जमीन के ऊपर गिरती है और थोड़ी देर तक वो बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिल पाती। लेकिन तभी उसके सर के आसपास ब्लैक कलर की मिस्ट आने लगती है और जैसे जैसे वो मिस्ट और ज्यादा बढ़ने लगती है वो अपने फेस को वापस से रिकवर कर लेती है। इससे पहले वो कुछ आगे बोल पाती लू फेंग उसके आधे सर को किक मार के उड़ा देता है। उसके बाद लू फेंग बोलता तुम मुझे यहाँ पे ब्रदर लू बोल रही हो और मुझे और पॉइजन नहीं दे रही, इसके बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ब्रदर लू कहना डिजर्व करती हो। लू फेंग के तानों को सुनने के बाद रेड कार्ब लेडी रिवील करती है कि मैं कोई रेड कार्ब लेडी नहीं हूँ बल्कि मैं हूँ शैडो डीमन जो कि 7 डीमन जनरल में से 7th रैंक पे आती है। रेड कार्ब लेडी बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई होती है और उसके गुस्से की वजह से पूरे रूम के अंदर ब्लैक कलर की मिस्ट फैल गई होती है। लू फेंग इस फीलिंग को पहले ही फील कर चुका था। लू फेंग बोलता तुम लोग इस डार्क डोमेन को काफी ज्यादा वैल्यू करते हो, उसके बावजूद फाइट के अंदर इसको इतनी जल्दी यूज कर लेना ये काफी ज्यादा शर्म की बात है। जहाँ तक मुझे
ध्यान है 7 डीमन जनरल्स के लिए काफी ज्यादा प्रीसियस अटैक है। और अगर मैं यहाँ पे मिस्टेक नहीं कर रहा तो तुम्हारा रैंक 2 है जिसका नाम है शैडो डीमन। जब रेड कार्प लेडी देखती है कि उसका आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुका है तो वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करती और अपने आप को एक ब्लैक कलर की मिस्ट के अंदर चेंज कर लेती है। लू फेंग भी अदर डायमेंशनल स्पेस से अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है। लू फेंग को अपने पीछे से किलिंग इंटेंट फील हो रहा होता है, तभी वो अपने शॉट को पीछे करते हुए रेड कार्प लेडी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जैसे वो पीछे घूमता है वो देखता है कि वो गायब हो चुकी है और वो वापस से लू फेंग के पीछे आती है। लू फेंग को काफी ज्यादा पंच मारती है। सिस्टम लू फेंग को नोटिफाई करता है कि आपके ऊपर शैडो डीमन ने अटैक किया है, इसीलिए आपका शैडो एट्रीब्यूट 100 पॉइंट से इंक्रीज होता है। लू फेंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिर ये शैडो एट्रीब्यूट होता क्या है, लेकिन अभी वो यहाँ पे शैडो डीमन के ऊपर फोकस करता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो यहाँ पे अपने आसपास के चेंजेस को फील कर रहा होता है और अपने स्वॉर्ड को घुमाते हुए रेड कार्प लेडी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन लू फेंग के स्वॉर्ड से सिर्फ रेड कार्प लेडी का बाल कटता है। उसके बाद लू फेंग उसके ऊपर लगातार अटैक करता रहता है और आखिर में एक अटैक करके उसके फेस के ऊपर काफी ज्यादा दाग कर देता है। लू फेंग उसको वापस ताना मारता है और बोलता है तुम यहाँ पे सेकंड रैंक चापलूसी करके बनी हो क्योंकि तुम बिल्कुल भी मेरे डीमन की तरह पावरफुल नहीं लग रही। तुम्हें यहाँ पे पक्का भरोसा है कि तुम 7 डीमन जनरल में से सेकंड रैंक हो क्योंकि तुम मुझे काफी ज्यादा वीक लग रही हो। लेकिन तभी वो शैडो डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हंसते हुए रेड कार्प लेडी के फेशियल स्किन को उतारते हुए फेंक देता है। शैडो डीमन बोलता लगता है ब्रदर लू ने मुझे काफी अंडरएस्टिमेट कर लिया, तो चलो ठीक है मैं आपको अपनी असली स्किल दिखाता हूँ और आपके साथ एक प्रॉपर फाइट करता हूँ। रेड कार्प लेडी के बॉडी के अंदर से एक शैडो फिगर बाहर निकलता है और उसकी ब्यूटीफुल सी बॉडी की स्किन को बाहर फेंक देता है और ये शैडो लगातार लू फेंग को ब्रदर लू बोल रहा होता है, जिससे लू फेंग को अपने से थोड़ी देर पहले करी हुई हरकत याद आती है और उसे फील होता है कि उसने तो असलियत में हरकत करी वो शैडो डीमन के साथ करी। इस वजह से उसको यहाँ पे इतना गंदा लगता है कि वो उल्टी करने लगता है। लू फेंग बोलता है शैडो डीमन तुमने यहाँ पे मुझे किस करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद लू फेंग अपनी वुड किंग शॉट को बाहर निकाल देता है और बर्न ब्राइट शॉट टेक्निक से शैडो डीमन के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है। लू फेंग के इस अटैक से शैडो डीमन 2 पार्ट के अंदर अलग हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो एक शैडो डीमन था इसीलिए ब्लैक मिस्ट की हेल्प से उसकी बॉडी वापस जुड़ने लगती है। लू फेंग बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पे रीजनरेट कर सकते हो। उसके बाद लू फेंग वुड किंग शॉट की स्किल ग्रीन वुड ड्रैगन ट्रैप को यूज करता है, लेकिन वो अटैक शैडो डीमन के ऊपर कोई भी काम नहीं आता क्योंकि वो सारे टेंटिकल शैडो डीमन के बॉडी के आर पार हो जाते हैं। लेकिन शैडो डीमन वापस से रिकवर हो जाता है। तभी शैडो डीमन लू फेंग को ताना मारते हुए बोलता है क्या तुम्हें अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, मैं यहाँ पे एक शैडो और इस वर्ल्ड के अंदर कोई मुझे हार्म नहीं कर सकता। इससे पहले शैडो डीमन अपनी बात कंप्लीट कर पाता लू फेंग उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन लू फेंग के इस फायर अटैक के बावजूद शैडो डीमन को एक स्क्रैच भी नहीं आता। ये सब देखने वाला लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ये मेरे फिजिकल अटैक और स्पेल अटैक दोनों को झेल सकता है, अगर यहाँ पे मेरे हिट का कोई असर ही नहीं होगा तो आखिर मैं इसे जीतूंगा कैसे। और अब मुझे बात समझ में आ चुकी है कि मेरे डीमन की रैंक इससे कम क्यों है। आखिर ये 7 डीमन जनरल किस तरह के मॉन्स्टर्स है। भले शैडो डीमन लू फेंग के सामने था, लू फेंग को अपने पीछे से किलिंग इंटेंट फील हो रहा होता है। जब लू फेंग पीछे की तरफ घूमता है तो देखता है कि शैडो डीमन उसके पीछे आ चुका है। वहाँ पे लू फेंग की जो शैडो थी वो एक लाइफ के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी, जिसके पास वुड किंग स्वॉर्ड की भी शैडो थी और वो शैडो लू फेंग पर अटैक करता है। जब लगातार लू फेंग को नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि आपका शैडो एट्रीब्यूट लगातार बढ़ रहा है। लू फेंग को उस शैडो के अटैक से कुछ भी फील नहीं हो रहा होता। लू फेंग बोलता है कि तुम मुझे गुदगुदी क्यों कर रहे हो। शैडो डीमन ये देख के काफी शॉक हो जाता है, सोच रहा होता है आखिर इसकी फिजिक इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। शैडो डीमन बोलता है इसीलिए तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, लगता है मुझे मेरे लास्ट मूव को यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलने के बाद शैडो डीमन वहां से गायब हो जाता है और वही नेक्स्ट मोमेंट वो लू फेंग के ऊपर शैडो फॉर्म ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन लू फेंग उस ब्लेड को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर लेता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ से। सिस्टम लू फेंग को नोटिफिकेशन देता है कि आपके ऊपर यहाँ पे शैडो डीमन ने अटैक किया है, आपका शैडो एट्रीब्यूट 1000 पॉइंट से इंक्रीज हो जाता है और सिस्टम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेगा क्योंकि आपने शैडो एट्रीब्यूट की लिमिट को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे एक एबिलिटी मिलती है जिसका नाम है शैडो स्वैप। आप किसी वक्त किसी भी कनेक्टेड शैडो के अंदर मूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी शैडो कनेक्टेड नहीं है तो ये स्किल बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होगी। और ये स्किल मिलने के बाद लू फेंग को समझ में आ जाता है आखिर शैडो डीमन बार बार उसके पीछे कैसे आ रहा था। उसकी वजह ये थी कि शैडो डीमन लिमिटलेस इंस्टेंट मूवमेंट कर सकता है क्योंकि उसने यहाँ पे अपनी डार्क डोमेन बना रखी है। लू फेंग बोलता है सच में डार्क डोमेन काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। तभी लू फेंग वहाँ पे एक्टिंग करने लगता है कि वो वहाँ पे इंजर्ड हो चुका है। वो जमीन पे गिरते हुए बोलता है मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, तुमने जो अभी मेरे पास स्लैश लगाया उससे मेरी सारी मेडिसिन कट चुकी है, तुम 7 डीमन जनरल के सेकंड रैंक पे होने के लायक हो। आज मैं लू फेंग तुम्हें डिक्लेयर करता हूँ कि तुम इन सारे डीमन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। शैडो डीमन पीछे की तरफ हटता है और सोच रहा होता है डार्क डोमेन को मेंटेन करने में मेरी काफी ज्यादा एनर्जी जा रही है, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा ताकि मैं लू फेंग को हराने का दूसरा रास्ता ढूंढ सकूं। उसके बाद शैडो डीमन बोला तुम्हारी एक्टिंग काफी ज्यादा खराब है। ये बोलने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। लू फेंग वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता और सोचता है क्या तुम्हें यहाँ पे ड्रामा समझ में नहीं आता, तुम्हें यहाँ पे मेरी एक्टिंग को सराहना चाहिए था। अगर आज मैंने तुम्हें यहाँ पे भागने दिया तो आखिर मैं लू फेंग कैसे रहूंगा। उसके बाद लू फेंग शैडो स्वैप का यूज करते वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पे शैडो डीमन का पीछे करने लगता है। पीछे करते करते लू फेंग फिनिश ट्री काउंटी से भी बाहर निकल गया होता है। शैडो डीमन जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम बची होती है वो वहाँ पे काफी स्पीड से भाग रहा होता है, लेकिन साथ में वो काफी
ज्यादा थक गया होता है। शैडो डीमन वहाँ पे छुप गया होता है, लेकिन अचानक से वो देखता है कि लू फेंग उसके पास पहुंच चुका है। शैडो डीमन फटाफट से वहाँ से पीछे हटता है और बोलता है आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम यहाँ पे मेरी स्किल को कैसे यूज कर पा रहे हो? तुम भी मेरी तरह शैडो क्लैन से बिलोंग करते हो? लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे कौन हूँ वो जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैटर ये है कि जब मैं एक्टिंग कर रहा था तो तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? ये बोलते हुए लू फेंग फटाफट शैडो डीमन को पकड़ लेता है, लेकिन शैडो डीमन वापस से वहाँ पे गायब हो जाता है और शैडो डीमन वापस से लू फेंग से काफी ज्यादा दूर चला जाता है। लेकिन तभी उसके सामने अचानक से एक रैबिट आ जाता है। इसको देख के शैडो डीमन काफी ज्यादा डर गया होता है। जब वो देखता है कि ये एक रैबिट है तो वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो रैबिट वहाँ चला जाता है लू फेंग अचानक से उसके पास पहुंच जाता है। लू फेंग बोलता है तुम्हें पता है आखिर वो रैबिट तुमसे दूर क्यों भागा? क्योंकि उसे यहाँ पे तुमसे बड़ा खतरा दिख गया होगा, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। तभी लू फेंग वहाँ पे हंसने लगता है, जिसको देख के शैडो डीमन काफी ज्यादा डर गया होता है। शैडो डीमन जोर चिल्लाने लगता है और बोलता है प्लीज मेरी कोई हेल्प करो, यहाँ पे मेरे ऊपर एक डीमन ने अटैक कर दिया है। लेकिन तभी वो बोलता है एक मिनट रुको, यहाँ पे डीमन तो मैं हूँ। और सिचुएशन को रियलाइज करने के बाद शैडो डीमन वापस से लू फेंग से दूर चला जाता है और उसके बाद वो लू फेंग से बोलता है हम दोनों इस शैडो स्वैप को यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए एक दूसरे का पीछा करने में कोई मतलब नहीं है ना, हम इस रनिंग को यहीं पे क्विट कर दें। लू फेंग बोलता नहीं ऐसा नहीं होने वाला, अगर मैं आज तुम्हें यहाँ पे फिनिश नहीं करूंगा तो आखिर मेरा नाम बरकरार कैसे रहेगा? मेरे यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं है तुमको छोड़ के अपने नाम को खराब करने का, और वैसे भी तुम एक शैडो जो कि सिर्फ डार्कनेस के अंदर अपीयर होता है, और जहाँ पे सनलाइट होगी वहाँ पे कोई भी शैडो नहीं आएगा। तभी लू फेंग को रियलाइज होता है कि शैडो स्वैप से बचने के लिए उसे यहाँ पे शैडोज को खत्म करना होगा, और शैडोज को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है लाइट। और उसके बाद लू फेंग शैडो डीमन को बोलता है क्या तुम लाइट के अंदर भरोसा करते हो? उसके बाद वो अपनी फायर मास्टर टैलेंट को एक्टिवेट करता है, अपने आस पास फ्लेम्स को एक्टिवेट कर देता है। वो अपने फायर को इस तरीके से यूज करता है कि पूरे फॉरेस्ट के अंदर दिन की तरह लाइट हो जाती है, और शैडो डीमन जो कि बिल्कुल इंक की तरह डार्क है उसको लाइट के अंदर बिल्कुल भी छूटने की जगह नहीं मिल रही होती, और यही वजह कि वो अपनी शैडो स्वैप को यूज नहीं कर पा रहा होता। और वहीं पे लू फेंग उसको देख लेता है। जैसे शैडो डीमन वहां से भागने का ट्राई करता है, वो देखता है कि लू फेंग ने उसके हर एक रूट को ब्लॉक कर दिया है। खुद को इतना ज्यादा कॉर्नर फील करने के बाद भी शैडो डीमन बोलता है भले ही तुमने मेरे रूट को ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर भी फील कर सकता हूँ, तुम्हारी शैडो एनर्जी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, अगर हम दोनों इस फाइट को ऐसे जारी रखेंगे तो हम दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तभी लू फेंग बोलता लगता तुमने मुझे गलत समझ लिया, मैंने तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए ट्रैप नहीं किया। सुनकर शैडो डीमन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, फिर तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो? तुम मुझे मारना नहीं चाहते, या तुम्हें मुझसे ब्लड डीमन सेट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर तुम मुझसे उस पॉइजन के बारे में पूछना चाहते हो? लेकिन तभी लू फेंग उसको क्लैरिफाई करता है मुझे ब्लड डीमन सेट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही मुझे तुमसे और पॉइजन चाहिए, मैं बस यहाँ पे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे बहुत बुरी से मारो, फिर मैं तुम्हारे अटैक से सेटिस्फाई हो गया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। शैडो डीमन इस बात से काफी ज्यादा शॉक गया होता है और बोल रहा होता है क्या ये लू फेंग पागल है? वो अपने हाथ को मोड़ लेता है और बोलता है मैं तुम्हें अटैक नहीं करने वाला। लू फेंग तभी स्माइल करते हुए बोलता है रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग शैडो स्वैप को यूज करने के लिए सोल पावर की जरूरत पड़ती है, तुम्हारी इस टेक्निक को यूज करने की एबिलिटी दिखाती है कि तुम्हारे पास भी एक सोल है, वहीं जो तुम्हारे शैडो स्वैप की रेंज है वो मेरे से काफी ज्यादा कम है, इसका मतलब तुम्हारी जो सोल है वो मेरे से ज्यादा पावरफुल नहीं है, और वहीं जो तुम्हारा अवतार है रेड कार्ब वो इल्यूजन और चार्म की वजह से जाना जाता है, और वहीं जो तुम्हारी इल्यूजन टेक्निक्स है उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा कमजोर है, और ये सब चीजों को देखते हुए समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारी सोल तुम्हारी वीकनेस है, इसीलिए तुम लगातार अपने अवतार फॉर्म के अंदर ट्रेन करते हो। तो आगे तुमने क्या सोचा, तुम वो काम करोगे या नहीं? उसके बाद लू फेंग अपनी इल्यूजरी विजन टेक्निक का यूज करता है। शैडो डीमन काफी रेजिस्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन वो लू फेंग के इल्यूजन में फंस जाता है। लू फेंग और शैडो डीमन एक स्पेस के अंदर आगे होते हैं जहाँ पे लू फेंग ने सोल पावर की हेल्प से बहुत सारी शॉट बना ली होती है, और लू फेंग के हाथ के मूवमेंट के साथ ही शैडो डीमन के ऊपर बहुत सारी शॉट अटैक करती है। शैडो डीमन उस अटैक को डॉज करने का बहुत ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन क्योंकि वहाँ की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है इसीलिए वो उस अटैक से नहीं बच पा रहा होता। बहुत सारी शॉट्स उसकी बॉडी के अंदर घुस गई होती है। लू फेंग उसको बोलता है क्या तुम मुझे हिट करोगे या मैं तुम्हें मार दूं? लू फेंग की इतनी अजीब डिमांड को देख के शैडो डीमन पैनिक करने लगता है। लू फेंग के सोल अटैक की वजह से उसकी बॉडी गायब होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी शैडो डीमन बोला तुम्हें क्या लगता है तुम अगर मुझे हरा देते हो तो इसका मतलब तुम जीत जाओगे? तुम जो यहाँ पे देख रहे हो वो सिर्फ एक क्लोन है, तुम्हारी सोल पावर भले मेरे क्लोन से ज्यादा हो लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं हो सकती। 2 साल के अंदर मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, मेरी सोल अब मेरी वीकनेस नहीं रही। अभी लू फेंग बोला तुम मुझे बस एक बात बताओ, या फिर तुम मुझे हिट करोगे या फिर मैं तुम्हें मार दूं। और आखिर तुम यहाँ पे इतनी बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता सारे विलेंस इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं। ये बोलने के बाद लू फेंग अपनी वुड किंग स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ करके बहुत जोर चिल्लाता है सारी स्वॉर्ड फटाफट से आके एक साथ जुड़ जाओ, और हम देखते जो भी स्वॉर्ड जमीन के अंदर लगी होती है वो सारी स्वॉर्ड एक हो जाती है, और एक होके वो स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा बड़ी बन चुकी होती है। वो स्वॉर्ड सीधे आके शैडो डीमन के ऊपर लगता है। वहाँ पे काफी ज्यादा धमाका होता है, वहाँ से शैडो डीमन पूरी से गायब हो गया होता है, यहाँ तक कि उसकी जो थोड़ी सी सोल बाकी होती है वो भी धीरे धीरे गायब हो रही होती है। लू फेंग एंड में ही बोलता है या फिर तुम मुझे हिट करो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। भले ही लोग तुम्हें मानते कि तुम एक नोबल डीमन हो तो कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं करने वाले तो मैं तुम्हारे बदले में काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगा, क्योंकि वैसे भी जो रेड कार्ब लेडी थी वो 7 डीमन जनरल में से एक थी। इतनी बात तो काफी मुझे मेरा रिवॉर्ड लेने के लिए। उसके बाद लू फेंग हेवनली फ्रेग्रेंस पवेलियन में पहुंच जाता है, और वहाँ
वहाँ पे अनाउंस करता है मैं हूँ लू फेंग, जो कि एक मिस्टीरियस रैंक का डीमन सॉर्सरर है। मैं यहाँ पे डीमन कैचिंग ब्यूरो से आया हूँ। मुझे मॉर्निंग के अंदर एक न्यूज मिली थी कि यहाँ की जो टॉप रैंक की लेडी है रेड कार्प लेडी, वो असलियत में एक डीमन हो सकती है, और इसीलिए मैं यहाँ पे एक अंडर कवर बन के आया। और मुझे ना सिर्फ पता चला कि रेड कार्प एक डीमन है, लेकिन असलियत में वो 7 डीमन जनरल में से एक शेयर डीमन की क्लोन है, और उस क्लोन को मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि यहाँ पे और भी ब्लड डीमन सेट के लोग हो सकते हैं। लू फेंग की ये स्टेटमेंट सारे गेस्ट को काफी ज्यादा डरा देती है। सारे लोग अपनी अपनी लेडी से काफी ज्यादा दूर हो गए होते हैं। लू फेंग ने मेनली ये काम इसलिए किया होता है ताकि वो यहाँ पे बिल देने से बच सके, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने का पता चलता है कि असलियत में यहाँ पे 2 ब्लड डीमन सेट के लोग थे, और क्योंकि लू फेंग ने हेवनली फ्रैगमेंट पवेलियन के ऊपर जो भी आरोप लगाए थे सभी कंफर्म हो गए थे। इसी वजह से उस पवेलियन की मैडम लू फेंग के सामने आती है और लू फेंग के हाथ में अपना रुमाल देते हुए उसको वहाँ पे इन्वाइट करती है कि वो वहाँ पे मैटर्स को डिस्कस कर सके। और जब लू फेंग उसके साथ चला आता है तो वो सीधे अपने मेन पॉइंट पे आती है। लू फेंग यहाँ पे हेवनली फ्रेग्रेंस पवेलियन के फेवर में ही बोले, वरना इन लेडीज के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और लू फेंग को जो उस मैडम ने रुमाल दिया था वो उसको अपने हाथ में लेके झटकने लगता है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। वो मैडम बोलते सर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने पास से एक सिल्वर नोट बाहर निकालती है जिसकी वैल्यू 10,000 टेल्स होती है, और लू फेंग को देती है और वहाँ जाने लगती है। और वहाँ जाते वक्त वो लू फेंग को प्रॉमिस करती है कि जैसे ही सारी चीजें सॉल्व आती है लू फेंग हेवनली फ्रेग्रेंस पवेलियन के अंदर वापस आ सकता है ताकि वो यहाँ पे अपने पर्सनल रिवॉर्ड को ले सके। और मैडम की हरकतों को देखने के बाद लू फेंग काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। लू फेंग बोलता है भले मैं यहाँ पे टॉप रैंक की लेडी के साथ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे ये जो चीज हुई है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी वहाँ पे डीमन कैचिंग ब्यूरो का अनाउंसमेंट करता है। लू फेंग ने यहाँ पे एक डीमन को आइडेंटिफाई करके सारे लोगों को बचाया है, इसलिए लू फेंग को यहाँ पे 10,000 मेरिट पॉइंट मिलते हैं। और वहीं पे डिक्लेयर किया था कि हेवनली फ्रेग्रेंस पवेलियन को टेम्पररी बेस से बंद किया जाता है क्योंकि इसने यहाँ पे 7 डीमन जनरल में से एक के क्लोन को रख रखा था। और साथ ही में यहाँ पे डीमन कैचिंग ब्यूरो ने बोला था कि अगर कोई भी ब्लड डीमन सेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको यहाँ पे काफी अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। जैसे ही एम्परर सुनते कि लू फेंग ने यहाँ पे इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है, वो रॉयल यूनियन को भेजते ताकि लू फेंग को वहाँ पे ऑनर दिया सके। वो बोलते हैं लू फेंग तुमने यहाँ पे 7 डीमन जनरल में से एक का पता लगाया है, बहुत सारे सिटीजन की हेल्प करी है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे बैरन का टाइटल मिलता है। साथ ही में तुम्हें एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है जो कि गोल्ड और ज्वेल से भरा होगा, उसी के साथ में एक बहुत बड़ा मेंशन भी। लू फेंग इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और वो रॉयल यूनियन के पास सारी चीजें ले लेता है। वहाँ से रॉयल यूनियन जाती है। लू फेंग फैटी वेंग और जू फेंग को बोलता है कि तुम लोग ये सारे अवार्ड्स और गोल्ड और ज्वेल्स को मेरे नए मेंशन के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दो। लू फेंग प्लान करता है कि वो यहाँ पे सबसे पहले घर जाएगा और जाके अपनी बॉडी को कल्टीवेट करेगा, तो उसके बाद में उन लोगों से मेंशन में मिलेगा। फिर लू फेंग जैसे ही अपने रेजिडेंस से पहुंचता है वो 2 बोतल एलेक्सी का यूज करते हुए मेडिसिनल बाथ लेने लगता है, और साथ ही में बाथ लेते लेते कल्टीवेट भी कर रहा होता है। जहाँ एक तरफ वो इंटरनली कल्टीवेट कर रहा होता है, वहीं बाहर से वो एलेक्सी का बाथ ले रहा होता है। इन दोनों कंबाइन करने की वजह से लू फेंग फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है और सिस्टम बताता है कि आपने एनर्जी गैदरिंग रिलीजन के 5th लेवल पे पहुंच चुके हो। लू फेंग अपने अंदर की प्योर ब्राइट प्राइमल एनर्जी को वूजी प्राइमल एनर्जी के अंदर चेंज कर देता है। इस वजह से लू फेंग की फाउंडेशन और भी ज्यादा पावरफुल हो गई होती है। लेकिन इससे पहले लू फेंग अपनी अचीवमेंट को ज्यादा देर तक एंजॉय कर पाता, उसकी ब्लड एनर्जी कंट्रोल से बाहर जाने लगती है और उसको वहाँ पे काफी ज्यादा पेन फील होने लगता है। लू फेंग यही सोच रहा था कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मेरे वापस से ब्रेक थ्रू होने वाला है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लू फेंग के साथ पहली बार हो रहा है। इसी वजह से उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर वो इसको कैसे हैंडल करे, तो इसीलिए वो लगातार कल्टीवेट करने की सोचता है। फिर देर बाद हम देखते हैं वो जो मेडिसिनल लिक्विड होता है वो वहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। लू फेंग वहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाता है और लू फेंग की बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकलता है। वो जो ड्रैगन होता है वो एक डार्क रेड क्रोकोडाइल ड्रैगन होता है। तभी लू फेंग को सिस्टम कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है कि आपने यहाँ पे क्रोकोडाइल ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकन किया है। लू फेंग इस नोटिफिकेशन देख के काफी एक्साइटेड होता है। उसने यहाँ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी ब्लड लाइन इतनी ज्यादा पावरफुल ब्लैक ड्रैगन होगी, लेकिन तभी सिस्टम लू फेंग की एक्साइटमेंट को खत्म कर देता है। बोलता है होस्ट आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, ये कोई ब्लैक ड्रैगन नहीं है बल्कि ये तो क्रोकोडाइल ड्रैगन ब्लड लाइन है जो कि असलियत में कोई ड्रैगन ब्लड लाइन नहीं है। इस सुनने के बाद लू फेंग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। लू फेंग बोलता है तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। वैसे मुझे एक बात था, क्या क्रोकोडाइल ड्रैगन एक डीमन होता है? तो ये सिस्टम कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता। लू फेंग सोचता अगर ये डीमन के अंदर काउंट हो गया क्योंकि मेरे पास की ब्लड लाइन है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं भी एक डीमन का पार्ट हूँ? तब तो फिर ये भी हो सकता है कि अगर मैं खुद के ऊपर अटैक करूँ तो मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। लेकिन तभी सिस्टम लू फेंग के सर के ऊपर काफी ज्यादा पंच मारता है और लू फेंग को उसके सपने से बाहर निकाल देता है। सिस्टम बोलता है होस्ट आप एक ह्यूमन है, आपके पास क्रोकोडाइल ड्रैगन ब्लड लाइन है, आपने यहाँ पे क्रोकोडाइल ड्रैगन ब्लड लाइन को इनहेरिट किया है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने क्रोकोडाइल ड्रैगन का ब्लड पी के सर्वाइव किया है। लेकिन हाँ ये सिस्टम यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहेगा कि आपने यहाँ पे इस ब्लड लाइन को पार्शली अवेकन किया है, तो इसीलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल ड्रैगन का स्ट्रेंथ है। जैसे आपकी ब्लड लाइन की कॉन्स्टेंशन बढ़ेगी आपकी एडिशनल एबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। जिनके पास जितनी ज्यादा पावरफुल डीमन ब्लड लाइन होती है उसके फ्यूचर के अंदर स्ट्रॉन्ग बनने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। लू फेंग सोच रहा था तभी मैं सोचूं ब्लड डीमन सेट जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, उनके पास 7 टॉप रैंक के डीमन भी थे। उसके बावजूद डीमन कैचिंग ब्यूरो की राइटियस अलायंस ने उनको हरा दिया और राइटियस अलायंस की इतनी ज्यादा पावरफुल होने की वजह पक्का ब्लड लाइन अवेकनिंग है। और जहां तक मुझे लगता है मेरी
ब्लड लाइन जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल हो पाई तो वो सिर्फ ब्लड गॉड के स्पॉन्सर करने की वजह से हो पाई है। और अगर यहाँ से मुझे अगर अपनी ब्लड लाइन को और ज्यादा इंप्रूव करना है तो इसका सबसे डायरेक्ट वे ये होगा कि मैं ब्लड गॉड के फेवर को कलेक्ट करूं। और अब मुझे 100% लगता है कि मुझे ब्लड डीमन सेट वाले के खिलाफ होना पड़ेगा। और उसके बाद लू फेंग फटाफट से अपने कपड़े पहन लेता है और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाने लगता है ताकि वो यहाँ पे जान सके ब्लड डीमन सेक्ट और डीमन ब्लड लाइन इनहेरिटेंस क्या होती है। अब इसके आगे क्या होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।